नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोरा बर्ग की कहानी द ब्लू बीड। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम डीप वाटर केम द क्रोकोडाइल। फ्रॉम डीप वाटर, गहरे पानी से, केम आया द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। Out of black water curved with whirlpools and into the frill of gold shallows by the stepping stones. Out of black water, काले काले पानी से, curved, कर्व होते हैं गोले, जो कर्व बनते हैं ना इस तरीके से, with whirlpools, whirlpool होते हैं जो भंवर बन जाते हैं। आपने देखा होगा पानी गोल 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 ऐसे घूमता है, तो जो भंवर हैं उनके गोलों से। एंड इंटू द फ्रिल, और कहाँ आया? इंटू द फ्रिल होती है किनारी, ऑफ गोल्ड शैलोज, यानी जो सुनहरे शैलो होते हैं, जो उथला पानी होता है। डीप वाटर होता है, एक शैलो वाटर होता है। तो जो सुनहरी उथला पानी था, बाय द स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग स्टोन्स जहाँ कदम रख के लोग पानी में जाते हैं, कदम रखने के लिए कुछ पत्थर रखे होते हैं, तो वहाँ पर वो क्रोकोडाइल आया। He was twice the length of a tall man. कितना लंबा था? He was twice, माने वो 2 गुना था, the length, लंबाई, of a tall man, एक लंबे आदमी की। तो एक लंबे आदमी का 2 गुना था वो लंबाई में। And inside him, और उसके अंदर क्या था? Among the stones, पत्थरों के बीच, यानी उसके क्रोकोडाइल के पेट के अंदर पत्थरों के बीच, which he had swallowed, जो कि उसने निगल लिए थे, to aid, मदद करने के लिए, digestion, पचाने में। रोल्ड अ सिल्वर ब्रेसलेट, एक चांदी का कंगन घूम रहा था उसके पेट के अंदर। एक सिल्वर ब्रेसलेट घूम रहा था, और क्या था? पत्थर घूम रहे थे जो उसने डाइजेशन के लिए निगल रखे थे। टिम्बर वॉज बींग फ्लोटेड डाउन दिस ग्रेट इंडियन रिवर। टिम्बर यानी जो लकड़ी है, इमारती लकड़ी, वॉज बींग फ्लोटेड, तैराई जा रही थी, डाउन, नीचे की ओर, दिस ग्रेट इंडियन रिवर, इस महान भारतीय नदी में। तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, ऊंची ऊंची जगहों से लकड़ी का ये तरीका होता है कि वो काट काट के लट्ठे नदी में फेंक देते हैं, और नीचे पानी के बहाव के साथ, क्योंकि कोई सड़कें नहीं हैं जहाँ लकड़ी को ढोने के लिए, तो वो कैसे मैदानों में पहुंचाई जाए ऊपर पहाड़ों से लकड़ी, तो नदी में फेंक देते हैं लट्ठे, और वो बहते हुए नीचे आ जाते हैं, और नीचे आकर उनको वो उठा लेते हैं। तो टिम्बर, ये इमारती लकड़ी फेंकी जा रही थी इस महान भारतीय नदी में, फ्रॉम फॉरेस्ट, उन जंगलों से, फर्दर अप, जो कि और ऊपर थे, यानी ऊपर के इलाके में जो जंगल थे वहां से। एंड देयर वर स्लीपर्स, और इस नदी में स्लीपर्स यानी वही लकड़ी के लट्ठे थे, लाइंग, पड़े हुए, स्टक मीन्स आपस में अटके हुए, अराउंड द स्टोन्स, इन पत्थरों से। तो जगह जगह पत्थर होते हैं, तो किनारे पर उनमें अटक जाते हैं आके वो लकड़ी के लट्ठे। अंटिल, जब तक के, समवन केम, कोई नहीं आता था, टू डिसलॉज देम, उनको उन पत्थरों से हटाने के लिए, एंड सेंड देम, और उनको भेजने के लिए, ऑन देयर वे, उनके रास्ते पर, जहां उनको जाना है नीचे की ओर मैदानों में। और अंटिल, या फिर जब तक के, फ्लड्स, बाढ़ यानी तेज बहाव पानी का, लिफ्टेड देम, उनको नहीं उठा लेता था, एंड जॉसल्ड देम अलोंग, जॉसल्ड माने आपस में टकराते हुए, देम अलोंग, उनको आगे नहीं बढ़ा ले जाता था। द क्रोकोडाइल हैड नो नीड टू हाइड हिमसेल्फ, अब इस मगरमच्छ को अपने आप को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ही केम टू रेस्ट, वो आराम करने आया था, इन द ग्लासी शैलोज, ग्लासी माने चमकते हुए, शैलोज माने जो उथले पानी में, एमंग लॉग्स, इन लट्ठों के बीच में, एंड बैलेंस्ड देयर, और वहां उसने अपना संतुलन बना रखा था, ऑन टिपटो यानी चुपके से आकर, ऑन द रिपल्ड सैंड, उस रिपल्ड माने जो लहरदार वहां पर बालू थी, उस बालू में दबे पांव आकर उसने अपने आप को संभाल रखा था। विद ओनली हिज रेज्ड आईज आउट ऑफ वाटर, और उस उथले पानी में केवल उसकी उठी हुई आंखें, रेज माने उठी हुई, आईज आंखें, आउट ऑफ वाटर वही पानी के बाहर थीं। एंड रेज्ड नॉस्ट्रल्स,
और पानी से बाहर क्या दिख रहा था, या केवल उसकी आंखें दिख रही थी और उठे हुए नॉस्ट्रल्स, उसके नथुने थे। ब्रीदिंग द क्लीन सनी एयर, जो कि साफ शुद्ध जो हवा थी सूरज की, धूप के साथ उस हवा को वो सांस ले रहा था। तो केवल उसके नथुने बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, बाकी वो उस पानी में ही डूबा हुआ था। अराउंड हिम, उसके चारों ओर, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, स्पार्कलिंग मीन्स चमकता हुआ, वाटर पानी, ट्रेवल्ड तैर रहा था, बिटवीन क्लिफ्स एंड ग्रास, यानी क्लिफ्स होती हैं चोटियाँ और ग्रास घास, और फॉरेस्टेड हिल्स यानी जंगल वाली पहाड़ियाँ। तो इन सब के बीच वो पानी उसके आसपास तैर रहा था। अ जंगल ट्रैक केम आउट ऑफ स्क्रब ईच साइड, अ जंगल ट्रैक एक जंगल से रास्ता, केम आउट आ रहा था, ऑफ स्क्रब वो जो झाड़ियाँ थीं, ईच साइड उसके दोनों ओर, यानी जंगल से एक रास्ता बाहर को आ रहा था इस नदी के पास और जिसके दोनों ओर झाड़ियाँ थीं। And down to the sun-whitened stepping stones on which a little flycatcher was flirting and trilling along. And down to the sun-whitened, यानी जो सूरज से सफ़ेद हो रही थीं, स्टेपिंग स्टोन्स यानी जो कदम रखने के पत्थर हैं, सीढ़ियाँ आप कह सकते हैं, ऑन विच जिन पर के अ लिटिल फ्लाई कैचर, एक छोटा सा फ्लाई कैचर, ये एक तरीके की बुलबुल होती है, इसको सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं, दूधराज भी कहते हैं, एक बर्ड है, चिड़िया है। वॉज फ्लर्टिंग मीन्स वो उछल कूद कर रही थी, एंड ट्रिलिंग अलोंग, ट्रिल माने वो एक कांपना होता है, हिलना डुलना होता है, मूवमेंट करना होता है। तो वहाँ पर उन पत्थरों पर एक बुलबुल घूम रही थी और उछल कूद कर रही थी। द मगर क्रोकोडाइल, तो ये जो मगरमच्छ था क्रोकोडाइल, ब्लैकिश ब्राउन यानी इसका कलर कैसा है, ये देखिए सारा डिस्क्रिप्शन है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ द क्रोकोडाइल। तो उसका डिस्क्रिप्शन ये है पूरा, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ये पूरा अंडरलाइन करने में क्या है, किसी बच्चे ने थोड़ा काट भी दिया, लेकिन आपको दिख रहा होगा और आपकी खुद की बुक में होगा तो इसको मार्क कर लीजिएगा। ये पूरा क्रोकोडाइल का डिस्क्रिप्शन है। तो द मगर क्रोकोडाइल ब्लैकिश ब्राउन यानी थोड़ा कत्थई और काले से रंग का, एबव ऊपर, एंड येलो वाइट अंडर। तो ऊपर का उसका कलर कैसा है, उसकी जो ऊपर की जो बहुत मजबूत हाइड होती है, उसकी खाल होती है, जो कवच होता है उसका ब्लैकिश ब्राउन होता है ऊपर की साइड, एंड येलोई वाइट अंडर, और नीचे की साइड कैसा था, थोड़ा पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का। ले मोशनलेस, ले माने लेटा हुआ था वो, मोशनलेस बिना गति किए हुए, एकदम शांत। एबल टू वेट यानी वो हमेशा के लिए वहाँ इंतज़ार कर सकता था, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। टिल फूड केम, जब तक कि भोजन ना आ जाए, यानी अपने शिकार का इंतज़ार वो कितनी भी देर कर सकता था, उसमें पेशेंस बहुत है। और कोई भी अगर पानी पीने आएगा, मान लीजिए हिरन आता है, कोई बकरी आती है, तो वो फटाफट उसको लपक के खा लेगा। तो वहाँ पर पड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था वो भोजन का। दिस एंटीडाइल्यूवियन सॉरियन, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और इनको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकते हैं, है ना। एक एक वर्ड का भी एक्सप्लेनेशन आ जाता है, एक एक मार्क्स का होता है वो। तो दिस एंटीडाइल्यूवियन, तो एंटीडाइल्यूवियन क्या है, देखिए ANTINT जब होता है तो उसका मतलब होता है खिलाफ, अगेंस्ट, और ANTENT जब होता है तो इसका मतलब होता है बिफोर, पहले। और डाइल्यूवियन एक रेफरेंस है फ्लड का, क्रिश्चियनिटी में की जो कहानी है, बाइबल की जो कहानी है, उसमें एक बाढ़ का डिस्क्रिप्शन है, एक बाढ़ का वर्णन है, फ्लड का वर्णन है। बहुत भयानक बाढ़ आई थी और उसमें सब कुछ डूब गया। तो नोआ की जो नोआज आर्क, उसका एक वर्णन है। उस नाव में कुछ स्पीसीज बची थी, एक एक को रख लिया था, तो उसमें बचे थे लोग। तो वो जो बाढ़ का वर्णन है, उस बाढ़ से पहले का, यानी बहुत प्राचीन काल की है वो बाढ़,
और ये जो मगरमच्छ है, इसकी जो प्रजाति है वो उससे भी पहले की है, उस पुरानी बाढ़ की भी पहले की है। तो ये जो एंटी डाइलुवियन वर्ड है, इसका मतलब हुआ उस फ्लड से पहले का। और सॉरियन ये इनका स्पीसीज है रेप्टाइल्स की, है ना। सॉरिया इनकी एक प्रजाति है, और SAURIA सॉरिया, तो उस प्रजाति को ये बिलोंग करता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए दोनों। तो ये उस बाढ़ से पहले का सॉरियन प्रजाति का दिस प्री हिस्टोरिक जगरनॉट, ये प्री हिस्टोरिक यानी इतिहास से पहले का। हिस्ट्री क्या है, जो लिखा हुआ है, जो उसके बारे में हम विद सर्टेनिटी कह सकते हैं, पक्के विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भाई ये तब हुआ था। लेकिन ये माइथोलॉजिकल घटनाएं हैं, जैसे वो बाढ़ की घटनाएं हैं या फिर हमारी पौराणिक कथाएं हैं, वो सब प्री हिस्टोरिक कहलाती हैं। तो ये जो क्रोकोडाइल है ये भी प्री हिस्टोरिक है, इतिहास से पहले का। जगरनॉट मतलब ताकतवर, शक्ति वाला। फेरोशियस एंड फॉर्मिडेबल, फेरोशियस डरावना भयानक, एंड फॉर्मिडेबल भी वही दुर्जेय जिसको जीता नहीं जा सकता। अ वास्ट फोर्स इन द वाटर, पानी में जो एक महान ताकत होती है, विशाल ताकत होती है। और ये कहावत भी है कि भाई पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। पानी में मगरमच्छ बहुत ताकतवर होता है, बहुत पावरफुल होता है, ना तो हाथी उसका कुछ बिगाड़ पाता है ना। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। एक बार इनमें मगरमच्छ में और हाथी में लड़ाई हो गई थी। हाथी पानी पीने आया और मगरमच्छ ने क्या खींच लिया टांग पकड़ के। और हाथी कितना विशाल होता है, लेकिन जल में मगरमच्छ के जितना ताकतवर कोई नहीं होता। तो जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब घनश्याम पुकारे। जब डूब रहे थे ये गज, तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी का नाम लिया, और जौ के बराबर सूंड उनकी ऊपर रह गई थी पानी के ऊपर, तब उनने श्री कृष्ण जी का नाम लिया, तब श्री कृष्ण जी ने आके उनको बचाया। ये बड़ा अच्छा सा एक गीत है, एक घटना है, हमारी पौराणिक घटना है। तो अ वास्ट फोर्स इन द वाटर, ये एक विशाल ताकत है पानी के अंदर। प्रोपेल्ड बाय द अनइमेजिनेबल एंड इररेजिस्टिबल पावर ऑफ द ह्यूज टेल। अब देखिए, प्रोपेलिंग पावर होती है, प्रोपेल्स होते हैं ना जो धक्का लगा के आगे को बढ़ाते हैं। तो अब इसको किसने लगाया है, प्रोपेल्ड माने जिसको आगे बढ़ाया गया, बाय द अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, जिसकी हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते इतनी, एंड इररेजिस्टिबल और जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसी पावर ताकत ऑफ द ह्यूज टेल, उसकी जो विशाल पूंछ है वो एक प्रोपेलर की तरह काम करती है ना, उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करती है। तो उसकी सहायता से आगे बढ़कर वो लेटा हुआ था, लैप्ड बाय रिपल्स। लैप गोद होती है, लैप्ड बाय रिपल्स यानी जो रिपल्स यानी वेव्स हैं, वेव्स की गोदी में लेटा हुआ। अ थ्रॉब इन हिज थ्रॉट, और उसके गले में एक थ्रॉब, एक धड़कन थी। आपने देखा होगा गला नीचे को जब निकला हुआ होता है तो जैसे कि उसमें एक धड़कन, एक सांस भरी हुई है। तो ये एक सेंटेंस है पूरा, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने तोड़ के समझाया। हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड, उसका मुंह कितना बड़ा था, रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड यानी जितना बड़ा उसका सिर है उस पूरी लंबाई में उसका मुंह फैला हुआ था। बहुत बड़ा मुंह होता है मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का, तो जितना लंबा सिर उतना लंबा उसका मुंह। वॉज क्लोज्ड, वो बंद था, एंड फिक्स्ड और चिपका हुआ था, इन दैट ईवल बोनी स्माइल, वो ईवल माने खतरनाक, डरावने वाली, राक्षसी, बोनी माने हड्डियों वाली, स्माइल मुस्कान। तो इतना ज़्यादा फटा हुआ उसका मुंह होता है, ऐसा लगता है कि वो हमेशा मुस्कुराता ही रहता है
है ना, आएगा बेटा और मेरे मुंह में समाएगा, तो ये सोच के जैसे मुस्कुराता रहता है। और क्रोकोडाइल टीयर्स तो बहुत ज़्यादा फेमस है। मगरमच्छ से रिलेटेड कितनी सारी कहावतें हैं, कितने सारे इडियम्स हैं, है ना। क्रोकोडाइल टीयर्स, वो जब अपने शिकार को खाता है तो उसके आंसू निकलते हैं। तो दैट इविल बोनी स्माइल, उसकी वो खतरनाक हड्डियों वाली मुस्कान। एंड वेयर द येलो अंडर साइड केम अप टू इट, एंड वेयर, और जहाँ द येलो वो पीला, अंडर साइड उसके जो नीचे वाला हिस्सा है, केम अप टू इट वहाँ तक पहुँचता था, उसके मुंह तक। इट वॉज टिंज्ड विद ग्रीन, और वहाँ पर इसका रंग हल्का हरा था। तो ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है, कितना वो पावरफुल है, कितना वो एंशिएंट है ना, कितना डरावना है, कितनी उसके पास पावर है, किस तरीके से वो पानी में तैरता है अपनी बड़ी तगड़ी पूंछ की सहायता से। तो ये इस पर बेस्ड कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। फ्रॉम द डे, उस दिन से, परहैप्स 100 years ago, शायद 100 साल पहले। वैसे लाइफ स्पैन इतना होता नहीं है क्रोकोडाइल का, 70-80 यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने और ज़्यादा उसको एग्जेजरेट कर दिया है। तो शायद 100 साल पहले, व्हेन द सन हैड हेज्ड हिम इन अ सैंड बैंक, व्हेन, जब, द सन, सूरज ने, हैड हेज्ड हिम यानी उसको अंडे से निकाला था, उसको सेया था, इन अ सैंड बैंक यानी एक जो बालू है, बालू जो जैसे नदी का किनारा होता है तो वहाँ पे सैंड होती है, बालू होती है, तो बालू वाले किनारे पर। एंड ही हैड ब्रोकन हिज शेल, और उसने अपने शेल को तोड़ा था, मतलब अंडे का जो ऊपर वाला कवर होता है उसको, शेल को तोड़कर वो बाहर निकला था। एंड गॉट हिज हेड आउट, और उसने अपना सिर बाहर निकाला था उस शेल को तोड़कर। एंड लुक्ड अराउंड, और अपने चारों ओर देखा था। रेडी, वो तैयार था, टू स्नैक, झपट्टा मारने के लिए, एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर, बिफोर ही वॉज इवन फुली हेज्ड, इससे पहले कि वो पूरी तरीके से उस अंडे से बाहर भी निकला, उससे पहले ही वो झपट्टा मारने को तैयार था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, व्हेन ही हैड एट वंस मेड फॉर द वाटर, जब उसने तुरंत ही पानी में कदम रखा, पानी में कूद पड़ा, वो बस निकला अंडे से और तुरंत पानी में निकल पड़ा, चल पड़ा। रेडी टू फेंड फॉर हिमसेल्फ, यानी वो तैयार था अपने आप को संभालने के लिए, इमीडिएटली, तुरंत। अब देखो इंसान का बच्चा साल भर तक तो चलने का नाम नहीं लेता और उसको संभालते रहो, और ये कहाँ, ये बच्चा पैदा होते ही पानी में निकल पड़ा खुद को संभालने के लिए। ही हैड लिव्ड, वो जिया था, बाय हिज ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी, अपनी इस ब्रेनलेस यानी दिमाग से ऊपर की, क्राफ्ट माने कला के साथ, एंड फेरोसिटी और अपनी इस भयानकता के साथ। एस्केपिंग द बर्ड्स ऑफ प्रे, एस्केपिंग बचते हुए, द बर्ड्स ऑफ प्रे शिकारी पक्षियों से। शिकारी पक्षी क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को खा जाती हैं। एंड द ग्रेट कार्निवोरस फिशेस, और वो जो बड़ी कार्निवोरस माने जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, दैट ईट बेबी क्रोकोडाइल्स, जो कि छोटे छोटे मगरमच्छ के बच्चों को खा जाती हैं। ही हैड प्रॉस्पर्ड, वो बढ़ता चला गया, विकसित होता चला गया। कैचिंग ऑल द फूड ही नीडेड, और अपने लिए पकड़ते हुए वो सारा भोजन जो उसकी ज़रूरत थी। एंड स्टोरिंग इट, और उसको वो स्टोर कर लेता था, टिल प्यूट्रिड, यानी जब तक वो सड़ नहीं जाता था, इन होल्स, छेदों में, इन द बैंक यानी नदी के किनारे पर। तो इस तरीके से उसने अपना लाइफ पहले दिन से शुरू किया और ऐसे उसने सरवाइव किया। खुद को कैसे संभाला, ये इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, यानी किस तरीके से वो इस दुनिया में आया और कैसे उसने अपने आप को सरवाइव किया, अपने आप को इस दुनिया में बचा कर रखा। बड़ी स्ट्रगल से भरी हुई कहानी होती है इन लोगों की भी, मतलब जानवरों की भी। Tepid water to live in and plenty of rotted food grew him to his great strength. Tepid water मतलब उथला हुआ जो जगह होती है,
जहाँ पर के तो उसमें क्या है, पानी थोड़ा सा गुनगुना सा हो जाता है, धूप पड़ती है ना, गर्मी पड़ती है, तो ऊपर का जो परत है वो थोड़ी गुनगुनी हो जाती है, तो वो टैपेड वाटर मतलब कि वो गुनगुना पानी, टू लिव इन, रहने के लिए, एंड प्लेंटी ऑफ रॉटेड फूड, और ढेर सारा सड़ा हुआ भोजन, ग्रू हिम, इन सब चीज़ों ने उसको बढ़ा कर दिया, टू हिज ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी उसको इतना महान ताकतवर बना दिया, खूब उस पानी में रह के और ढेर सारा भोजन खा के वो बहुत ताकतवर बन गया। नाउ अब नथिंग कुड पियर्स, कुछ भी नहीं, पियर्स माने चुभना या छेदना, पार निकलना, तो कोई भी चीज नहीं चुभ सकती थी, घुस सकती थी। द इंच थिंग, 1 इंच मोटे, आर्मर्ड हाइट, आर्मर्ड तो वैसे शस्त्र होता है, हथियार होता है, तो इनका जो हाइड माने कवच, जो ऊपर की खाल होती है, तो वो जो मजबूत खाल थी उसके अंदर अब कुछ भी नहीं घुस सकता था, बहुत मजबूत होती है, उसमें आप भाला भी घुसाओ तो नहीं घुसता है। नॉट इवन राइफल बुलेट्स, यहाँ तक के राइफल की गोलियां भी नहीं घुस सकती थी, विच वुड बाउंस ऑफ, जो कि उछल कर अलग गिर जाती थी, यानी उसके ऊपर राइफल चलाओ तो गोलियां उसके अंदर ना घुस के अलग उछल जाती थी। ओनली द आईज एंड द सॉफ्ट अंडर आर्म्स ऑफर्ड अ प्लेस, उसकी जो कमजोर जगहें थी कौन सी थी, केवल आईज, आंखें, एंड द सॉफ्ट, और जो नरम अंडर आर्म्स, जो उसके बगल की जगह थी या फिर नीचे पेट की साइड की जो जगह है, ऑफर्ड अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह थी जहां उसको गोली मारी जा सकती थी। ही लिव्ड वेल इन द रिवर, वो आराम से उस नदी में रहता था। सनिंग हिमसेल्फ, अपने आप को धूप सेकता था। समटाइम्स, कभी कभी, विद अदर क्रोकोडाइल्स, दूसरे मगरमच्छों के साथ, मगर्स जो दूसरे मगर होते थे, एज वेल एज द लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग घड़ियाल्स, और एज वेल एज साथ में उसके और होते थे लॉन्ग स्नाउटेड, लंबी थूथन वाले, फिश ईटिंग, मछलियां खाने वाले घड़ियाल। थोड़ा सा अंतर होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल में और घड़ियाल में। जो घड़ियाल है उसकी थूथन थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है। ऑन वार्म रॉक्स, यानी उन गर्म चट्टानों पर, एंड सैंड बैंक्स, और बालू के किनारों पर, वेयर, जहाँ द सन ड्राइड द क्ले, सूरज मिट्टी को सुखा देता था, ऑन दैम, यानी उन जगहों पर, क्वाइट वाइट, एकदम सफ़ेद करता देता था मिट्टी को सुखाकर, एंड वेयर दे कुड प्लॉप ऑफ इनटू द वाटर इन अ मोमेंट, और जहाँ से वो प्लॉप ऑफ माने कूद सकते थे, इनटू द वाटर, पानी में, इन अ मोमेंट, एक पल में, इफ अलार्म्ड, अगर कोई खतरा होता था। तो यहाँ पर वो मजे से पड़े रहते थे नदी के किनारे बालू के ढेर में, और इतना पास में रहते थे कि अगर कोई खतरा आए तो फटाक से कूद के नदी में छलांग मार दे। द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन फिश, जो ये बड़ा मगरमच्छ था, फेड मीन्स भोजन करता था, मोस्टली ज़्यादातर, ऑन फिश यानी मछलियों का, बट ऑल्सो ऑन डियर एंड मंकीज, और इसके अलावा वो हिरन खाता था, मंकीज बंदरों को खाता था, दैट केम टू ड्रिंक, जो कि पानी पीने आते थे, परहैप्स अ डक और टू, और शायद कभी कभी 1-2 बतख भी खा लेता था, बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, हियर, यहाँ पर, एट द फोर्ड, ये फोर्ड वो जहाँ एक जैसे जो उथलाई जगह होती है जहाँ से होके आप नदी पार कर सकते हैं ना, कहीं कहीं नदी में गहरा पानी होता है, कहीं कहीं उथला पानी होता है, तो फोर्ड वो जगह होती है जहाँ से होके आप नदी को पार कर सकते हैं। तो हियर एट द फोर्ड, यहाँ इस उथले स्थान पर, ही फेड, वो भोजन किया करता था, ऑन अ पाई डॉग, पाई डॉग आप कह सकते हैं, जंगली कुत्ता कह सकते हैं, आप आवारा कुत्ता कह सकते हैं, जिसका कोई ओनर नहीं है, तो ऐसे कुत्तों का वो भोजन करता था। फुल ऑफ पैरासाइट्स, और ये कुत्ते क्या होते थे, इन पर परजीवी बहुत सारे होते थे। आपने देखा होगा जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको तो नहलाया धुलाया जाता है, तो उनके तो जुएं वगैरह या कलीले उन पे नहीं होते हैं, लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं जिनका कोई ओनर नहीं होता, उनके शरीर पर बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जुएं होती हैं, कलीले होते हैं,
तो ऐसे कुत्तों को वो खा जाता था। और अ स्केलेटन काउ, या फिर जो कमज़ोर गाय होती थी, जो अपने स्केलेटन, जिनका कंकाल दिख रहा होता था, उनको खा जाता था। क्योंकि अगर मजबूत गाय है, ताकतवर है, तो वो तो भाग जाती थी, इनको कमज़ोर गायों को वो खा लेता था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, ही वेंट डाउन टू द बर्निंग घाट्स, वो उधर बर्निंग घाट्स पे जाता था जहाँ लाशें जलाई जाती हैं। एंड फाउंड, और उसको मिल जाती थी, द हाफ बर्न बॉडीज, अध जली लाशें, ऑफ इंडियंस, भारतीयों की, कास्ट इनटू द स्ट्रीम, जिनको के धारा में बहा दिया जाता था। यानी जलने से पहले कई बार जिन लाशों को धारा में बहा दिया जाता था, नदी में, वो लाशें उसको खाने को मिल जाती थीं। बिसाइड हिम इन द शोल्स, उसके बगल में, एज ही ले वेटिंग, ग्लिमर्ड अ ब्लू जैम। तो वो शोल्स वही जगह है जो बालू वाली, जो किनारे की, तो उसके पास में ही ले वेटिंग, जहाँ वो इंतज़ार में लेटा हुआ था, ग्लिमर्ड माने चमक रहा था, अ ब्लू जैम, एक नीला जवाहरात, एक कीमती पत्थर जिसको आप कह सकते हैं, एक नीले रंग का जवाहरात वहाँ पर चमकता था। इट वॉज नॉट अ जैम दो, हालांकि ये कोई कीमती पत्थर नहीं था। इट वॉज सैंड वॉर्न ग्लास, ये बालू से घिसा हुआ, सैंड वॉर्न बालू से घिसा हुआ ग्लास, कांच था। दैट हैड बीन रोलिंग, जो कि लुढ़क रहा था, अबाउट, रोलिंग अबाउट माने जो लुढ़क रहा था, इन द रिवर, नदी में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो पानी में आपको मालूम बड़े बड़े पत्थर आते हैं ऊपर से, और वो लुढ़कते लुढ़कते घिसते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो ऐसे ही ये कांच था जो कि काफ़ी लंबे समय से इस पानी में लुढ़क रहा था, नदी में लुढ़क रहा था, और वो उस वजह से बालू से घिस गया था। बाय चांस, इत्तेफाकन, इट वॉज परफोरेटेड राइट थ्रू, परफोरेटेड का मतलब इसमें छेद हो गया था, राइट थ्रू, ठीक बीच में, द नेक ऑफ अ बॉटल परहैप्स, शायद ये किसी बोतल की गर्दन रही होगी। अ ब्लू वीड, तो ये क्या दिखाई देता था, जैसे कि एक नीला मोती हो, मोती में बीच में छेद होता है, तो ऐसा दिखाई देता था कि ये कोई नीला मोती है। तो ये था क्रोकोडाइल, और ये अभी आपने पढ़ा ब्लू बीड जो था। इनको नोट करते जाइएगा। क्रोकोडाइल एक कैरेक्टर है यहाँ पर इस कहानी में, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और ब्लू बीड वो तो टाइटल ही है इस कहानी का। और अब जो शुरू हो रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन, वो प्रोटेगोनिस्ट है इस कहानी की, आप हीरोइन उसको कह सकते हैं, मुख्य पात्र है। तो अब उसके बारे में सुनिए। इन द श्रिल नोइजी विलेज एबव द फोर्ड, श्रिल माने जो तीखे शोर वाला, नोइजी माने शोर वाला, और श्रिल माने तीखा, विलेज गांव, एबव द फोर्ड, इस मतलब नदी के ऊपर, या फिर फोर्ड मैंने जैसे आपको अभी बताया कि वो उथली जगह है नदी में जहां से उसको पार किया जा सकता है नदी को। आउट ऑफ अ मड हाउस, एक मिट्टी के घर में से, द सेम कलर एज द ग्राउंड, और वो कैसा रंग था, जैसा कि जमीन का रंग था, वैसे ही रंग की, केम अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की आई, अ थिन, एक पतली सी, स्टार्वलिंग, भूखमरी की मारी हुई, भूख से मरी हुई, जैसे स्टार्वलिंग माने कुपोषित बच्चे होते हैं ना, मेल न्यूट्रिशन की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस टाइप की एक बच्ची, चाइल्ड ड्रेस्ड, जिसने पोशाक पहन रखी थी, इन एन अर्थ कलर्ड रैग, मिट्टी के रंग वाला एक चिथड़ा उसने पहन रखा था। यानी उसके वो गरीब घर की है बहुत, और उसके कपड़े जो हैं वो रैग है, यानी कोई पोशाक नहीं है, कोई अच्छे कपड़े नहीं है उसके, बल्कि चिथड़े हैं। शी हैड टॉर्न, उसने फाड़ रखा था, द रैग, उस टुकड़े को, कपड़े के टुकड़े को, इन टू, दो भागों में, टू मेक स्कर्ट एंड साड़ी, और उससे उसने एक स्कर्ट बना रखी थी, कपड़े के को दो भागों में फाड़ के, और एक साड़ी बना रखी थी, यानी जैसे लहंगा और दुपट्टा बोलते हैं उस तरीके का उसने ड्रेस बना रखी थी।
सिबिया ये नाम है इस लड़की का। वॉज ईटिंग खा रही थी द लास्ट ऑफ हर मील अपना आखिरी भोजन, यानी अपना जो भोजन था उसका आखिरी पार्ट, आखिरी भाग खा रही थी। और भोजन क्या था उसका? चपाटी, रोटी थी। रैप्ड लिपटी हुई थी। राउंड पूरी तरीके से। अ स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली हरी मिर्च की चटनी से। वो भाई गरीब आदमी है, ऐसे ही खा लेते हैं। चटनी लपेटी, रोटी ली, उस पर चटनी लपेटी और क्या लिपटा हुआ उस पर? एंड रेंसिड बटर, रेंसिड वो मतलब बासी रखा हुआ पुराना मक्खन, वो लिपटा हुआ था रोटी पर, उसको खा रही थी। एंड शी डिवाइडेड और उसने बांट रखा था दिस ऑल्सो, इसको भी। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, उसने उस कपड़े को भी दो भागों में बांट रखा था जिससे कि वो एक स्कर्ट बन गई और एक साड़ी बन गई, और इस रोटी को भी उसने दो भागों में बांट रखा है। एंड शी डिवाइडेड दिस ऑल्सो, उसको भी दो भागों में बांट रखा है। टू मेक इट सीम मोर, ताकि वो ज्यादा लगे, है ना। एक साइकोलॉजी होती है, कभी हम कम खा के भी हमारा पेट भर जाता है, कभी ज्यादा खा के भी नहीं भरता, तो ये उसको ज्यादा लगे। एक रोटी की दो रोटियां उसको लगे, दो रोटी खा के ज्यादा पेट भरता है, तो टू मेक इट सीम मोर, जिससे कि वो उसको ज्यादा लगे, उसने रोटी को दो भागों में बांट रखा था। एंड बिट इट, और वो इसको काट रही थी, खा रही थी। शोइंग स्ट्रेट वाइट टीथ, शोइंग दिखाते हुए अपने स्ट्रेट सीधे, वाइट टीथ सफेद दांत। विद हर एबोनी हेयर, एबोनी माने काले, और या फिर डार्क ब्राउन भी आप कह सकते हैं। तो उसके जो काले बाल थे। एंड ग्रेट आईज, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। जब आदमी कमज़ोर होता है तो आंखें और बड़ी दिखती हैं, तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें। एंड हर स्किन ऑफ ऑयल्ड ब्राउन क्रीम, और उसकी स्किन जो थी, त्वचा कैसी थी? ऑयल्ड यानी तैलीय, ब्राउन कत्थई, क्रीमी थी। क्रीम बेचारी ने कोई फेयर एंड लवली थोड़ी ना लगा रखी होगी, लेकिन क्योंकि इस एज पर त्वचा दमकती है, तो वैसी ही उसकी ऑयली ब्राउन क्रीम उसकी स्किन थी। शी वॉज अ हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड वुमन। अब वो कैसी थी देखिए, शी वॉज, वो थी अ हैप्पी, एक खुशगवार, इमेच्योर मीन्स अवयस्क, मासूम, चाइल्ड वुमन एक बच्ची महिला, अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड लगभग 12 साल की। यानी यहाँ देखिए, क्योंकि इन लोगों को बेचारा गरीब हैं तो इनको इतना काम करना पड़ता है कि वो बच्ची है लेकिन वुमन जैसी उसकी कंडीशन है। लगभग 12 साल की। बेयर फुट नंगे पैर, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल वास्तव में नंगे पैर। एंड ऑफन गूजी कोल्ड ऑन अ विंटर मॉर्निंग एंड बॉर्न टू टॉयल। और कैसी थी? गूजी कोल्ड, गूज बम्स आ जाते हैं ना जब बहुत ठंड होती है, तो ये मतलब रोंगटे खड़े करने वाली ठंड उसको बर्दाश्त करनी होती थी। ऑन अ विंटर मॉर्निंग यानी सर्दी की सुबह में। एंड बॉर्न टू टॉयल, और ये पैदा हुई थी परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। यानी जिस कंडीशन में, जिन सर्कमस्टांसेस में वो पैदा हुई थी, वो वहाँ मेहनत किए बिना तो काम चल ही नहीं सकता था, यानी सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो उन कंडीशंस में वो पैदा हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में, शी हैड नेवर ओन्ड एनीथिंग, उसके पास कभी कुछ नहीं रहा, किसी भी चीज की वो मालकिन नहीं बनी। बट अ रैग, सिवाय एक चिथड़े के। शी हैड नेवर ओन्ड इवन वन आना, वो कभी एक आना की मालकिन भी नहीं बनी, कभी उसके पास एक आना भी नहीं रहा। नॉट अ पाइस, एक पैसा भी नहीं रहा। नॉट अ पाई, एक पाई भी नहीं रहा। ये पैसा, आना, पाई ये पहले चलते थे, अभी तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक जो रुपया होता था उसमें 16 आने होते थे, है ना। और अभी कुछ दिन पहले तक तो अठन्नी और चवन्नी चलती थी। चवन्नी में 4 आने, अठन्नी में 8 आने, तो 1 रुपये में 4 चवन्नियाँ होती थी, है ना। तो चवन्नी 4 आने और 4 चौक 16, है ना। 4 चवन्नियाँ जब मिला देते हैं तो 16 आने हो जाते हैं, उसका 1 रुपया बन जाता है। तो ये पैसा, आना, पाई
पाई, आना और रुपया। रुपया तो अभी भी चलता है, लेकिन अभी वो अठन्नी, चवन्नी, पाई ये सब बंद हो गए हैं, आना बंद हो गया। लेकिन हो सकता है भाई आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आना कितना होता है ना, 1 आना कितना होता है, तो आपको क्या बताना है कि 1 आना 1/16 रुपए का होता है। यानी 1 रुपए में 16 आने होते हैं। इवन टू बाय से अ हैंडफुल ऑफ ब्लोन ग्लास बीड्स, यानी उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि इवन यहाँ तक कि टू बाय, कि वो खरीद सके, से कहोगे अ हैंडफुल ऑफ, एक मुट्ठी भर ब्लोन ग्लास बीड्स। ये ब्लोन ग्लास बीड्स यानी जो कांच को पिघलाकर मोती बनाए जाते हैं। फ्रॉम दैट स्टॉल, उस दुकान से, इन द बाजार, जो कि बाजार में थी, वेयर दे वर पाइल्ड, जहां उनके ढेर लगे रहते थे, लाइक स्टार्स, सितारों की तरह, और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स, और ना ही वो एक चूड़ी खरीद सकती थी, पतली पतली कांच की चूड़ियाँ, दैट द मैन कैप्ट, जो कि एक आदमी लटकाए रहता था, ऑन अ स्टिक, एक छड़ी पर, एंड यू कुड चूज, और आप चुन सकते थे, विच कलर यू वुड हैव, जिस रंग की भी आप खरीदना चाहें। तो अब ये कभी बाजार जाती थी और ये देखती थी कि ढेरों बीड्स वहाँ पर रखे हुए हैं, कांच के मोती रंग बिरंगे रखे हुए हैं, कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ एक आदमी लकड़ी पर लटका के बेच रहा है, बेचारी पर एक भी पैसा नहीं होता था। कि बच्चा है, देखो बच्चे का तो मन करता ही है ना कि उसके पास भी एक मोती की माला हो, वो भी रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहने, जब और कोई और लड़कियाँ पहन रही हैं, दूसरे लोग पहन रहे हैं, तो मन करता है छोटे बच्चे का। तो बेचारी का मन तो करता था, लेकिन उसके पास कभी एक पैसा नहीं था कि वो इन चूड़ियों को या फिर मोतियों को खरीद सके। शी न्यू, वो जानती थी, वॉट फाइनरी वॉज, वॉट मीन्स क्या, फाइनरी मीन्स अच्छी चीज़ें, वॉज थी दो, हालांकि वो ये उसको अच्छे से मालूम था कि अच्छी अच्छी चीज़ें क्या होती हैं। शी हैड बीन विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, वो अपने माँ बाप के साथ और अपने भाइयों के साथ जा चुकी थी। ऑल थ्रू द जंगल टू द लिटिल टाउन, ऑल थ्रू द जंगल, पूरे जंगल को पार करके, टू द लिटिल टाउन, उस छोटे से कस्बे में, एट द रेल हेड, रेल हेड क्या होता है, जहाँ पर जाके रेलवे लाइन ख़त्म होती है, यानी जो अंतिम स्टेशन होता है वो रेल हेड था कहलाता है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि रेल हेड क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वो उस कस्बे में जा चुकी थी जो कि कहाँ था, रेल हेड यानी अंतिम स्टेशन पर था। वेयर देयर वॉज दिस बाजार, जहाँ ये बाजार लगता था, जहाँ ये चीज़ें उसको बिकती हुई दिखती थीं। एंड शी हैड वॉक्ड थ्रू ऑल द मिलिंग पीपल, एंड शी हैड वॉक्ड थ्रू, और वो घूमी थी, वो चली थी कहाँ, ऑल द मिलिंग पीपल। अब यहाँ मिलिंग के दोनों अर्थ हो सकते हैं, मिल माने चक्की पीसने वाले, पिसाई करने वाले, या फिर मिलिंग का मतलब भीड़ भाड़ भी होता है। तो उन भीड़ भाड़ वाले लोगों के बीच में से होके वो गुजरी थी, या फिर उन पिसाई करने वाले लोगों के बीच में से होके वो गुजरी थी। एंड द डॉग्स एंड मंकीज फुल ऑफ फ्लीज, और वहाँ पर खूब सारे कुत्ते होते थे, बंदर होते थे, जिनके ऊपर बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही होती थीं। द आइडलिंग, गॉसिपिंग, बार्गेनिंग, ह्यूमैनिटी, वहाँ पर और बाज़ार में आपको ये सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। देखिए कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन है बाज़ार का, है ना। भीड़ भाड़ होती थी, लोग होते थे, खूब कुत्ते होते थे, बंदर होते थे जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती थी, और कौन होते थे, द आइडलिंग यानी ऐसे ही घूमने वाले, बिना बात के घूमने वाले, गॉसिपिंग गप्पे हाँकने वाले, बार्गेनिंग मीन्स सौदेबाजी करते हुए, ह्यूमैनिटी इंसान। आपने देखा होगा, अरे भैया जो गुड़ का भाव दो है, अरे भैया जो मूंगफली का भाव दही है, मतलब खरीदनी नहीं है तो भी बिना बात के खरीद रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, आइडलिंग, गॉसिपिंग, बार्गेनिंग। तो ये किसके लिए आया है, नहीं खरीदना है तो भी ऐसे ही भाव पूछना है। अरे जा भाव कौन है बिक रही मूंगफली, किसी ने बोला भैया 150 रुपये किलो, अरे हाँ कैसो ठगे रहो है, जा भाव का मूंगफली बिक रही है 80 रुपया किलो, खूब मारी मारी फिर रही है। तो ऐसे करके आपने बोलते हुए सुना होगा मार्केट में। तो ऐसे इंसानों के बीच से होकर, और देखिए अभी तो डिस्क्रिप्शन बचा हुआ है। स्पिटिंग बीटल जूस, स्पिटिंग थूकते हुए, बीटल जूस पान का जो पीक है उसको थूकते हुए जगह जगह।
heard the bell of sacred bull clonking as he lumped along through the dust and hubbub. तो इन सारे लोगों को देखा था और क्या था, हर्ड उसने सुना था, द बेल घंटी, ऑफ अ सैक्रेड बुल पवित्र सांड की, ये क्या बोलते हैं जो सैक्रेड बुल हमारे यहाँ नंदी बोला जाता है, तो उस पवित्र नंदी की घंटी उसने सुनी थी, क्लॉन्किंग बजती हुई, एज ही लम्प्ड अलोंग जब वो उछल कूद कर रहा होता था, थ्रू द डस्ट उस धूल में से होकर जा रहा होता था, एंड हबब, हबब कमोशन यानी कि वो जो शोर शराबे के बीच में से होकर वो नंदी जा रहा होता था, उसकी घंटियां भी उसने सुनी थी। शी हैड पॉज्ड, वो रुकी थी। ये सारा डिस्क्रिप्शन चल रहा है, देखिए तो पूरा बाजार का और कैसे उसने क्या क्या फील किया। ऐसा ही डिस्क्रिप्शन आपने अगर पढ़ी हो वो कहानी द लॉस्ट चाइल्ड, वहाँ भी ऐसे ही बाजार का, इंडियन मार्केट का वर्णन है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे कहानी है एक, उसमें भी ऐसे ही इंडियन मार्केट का वर्णन है। तो ये इंडियन मार्केट का वर्णन है पूरा। शी हैड पॉज्ड, वो रुकी थी, अमेज्ड आश्चर्यचकित होकर, बिफोर द स्वीट मीट स्टॉल, स्वीट मीट स्टॉल यानी मिठाई की दुकान के सामने, टू गेज नजर भरकर देखने के लिए, एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेक्शंस, वो ब्रिलियंट माने चमकती हुई, हनी कन्फेक्शंस माने रसीली मिठाइयों को, एबल्स जो कि भरी हुई थी, विद डस्ट धूल से, एंड फ्लाइज और मक्खियों से। देखा होगा आपने मार्केट में, है ना, खुली हुई मिठाइयाँ खूब बिकती हैं, खूब धूल रास्ते की उड़ के उन पे जम रही होती है, खूब उन पे मक्खियाँ बजबजा रही होती हैं और बड़ा स्वाद आता है उनको खाने में, खूब लोग मज़े से खा रहे होते हैं। तो वो उसने देखी और उनके सामने वो एकदम रुक गई, है ना, छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा, और उसे खाने को नहीं मिल रही है तो कितना एकदम से मुंह में पानी आता है ना बच्चे का उसको देख के, तो वो उनके सामने रुक गई थी। दे स्मेल्ड वंडरफुल, वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, बड़ी आश्चर्यजनक खुशबू उनमें से आ रही थी। एबव द स्मेल्स ऑफ ड्रेन्स, और उस खुशबू, वो इसके ऊपर थी वो खुशबू, स्मेल ऑफ ड्रेन्स, नीचे नालियां बह रही हैं, उनमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, और ऊपर से उन मिठाइयों की खुशबू आ रही है। एंड ह्यूमैनिटी, और कहाँ और किस चीज़ की बदबू आ रही है, इंसानों के पसीने की बदबू। वहाँ गंदे गंदे लोग घूम रहे हैं ना, नहाए नहीं धोए नहीं, धूल माटी से सने हुए, तो उनके पसीने की बदबू आ रही है। एंड चीप सिगरेट्स, और सस्ती सिगरेटों की बदबू आ रही है। तो देखिए कितनी सारी स्मेल्स यहाँ पर मिली हुई हैं, है ना। जो मिठाई है, कंट्रास्ट है, पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, कि जो मिठाइयाँ हैं दे स्मेल वंडरफुल, उनकी खुशबू तो आश्चर्यजनक है, और जो नीचे से नालियों की बदबू आ रही है, इंसानों के पसीने की बदबू आ रही है, और सस्ती सिगरेटों की बदबू आ रही है, और उनके ऊपर से वो मिठाइयों की जो खुशबू है वो बड़ी वंडरफुल लग रही है, उसकी नाक में जा रही है। एट होम, घर पर, शी समटाइम्स टेस्टेड वाइल्ड हनी, उसने कभी कभी वो जंगली शहद चखा था। एंड क्रंच्ड, और उसने चूसा था, द सिरप मीन्स रस, आउट ऑफ अ स्टॉक यानी एक डंडे में से, ऑफ शुगर केन गन्ने के। तो घर पर उसने मीठे के नाम पर क्या क्या चीज़ें चखी थी, जंगली शहद, जो कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मोहार गांव में मार लेते हैं और उसका हनी इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो खाया था। और गन्ने का, उसने गन्ने को चूसा था, उसका रस पिया था। बट लेकिन दीज स्वीट्स वर ग्रीन एंड मैजेंटा, ये तो जो मिठाइयाँ थी हरी और लाल, अरे राम कितनी अच्छी इनका रंग था, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मुंह में पानी आ रहा उसके। देन देयर वॉज द क्लॉथ स्टॉल, और फिर वहाँ पर थी भाई कपड़ों की दुकान, स्टैक्ड विद ग्रेट रोल्स ऑफ न्यू कॉटन क्लॉथ्स। स्टैक माने वो भरा हुआ था, जो स्टैक्स होती है ना, और उसके खांचे से बने होते हैं, तो उसमें भरी हुई थी, विद ग्रेट रोल्स, बड़े बड़े थान भरे हुए थे, वो गोल गोल थान देखे होंगे आपने कपड़े की दुकान पर, ऑफ न्यू कॉटन क्लॉथ्स, नए सूती कपड़े के।
स्टैम्प्ड जिन पर मोहर लगी हुई थी, एट द एज किनारे पर, आपने देखा होगा कपड़े के किनारे पर मोहर लगी होती है ना जिस ब्रांड के होते हैं, विद द मेकर साइन यानी बनाने वाले का उस पर साइन था, ऑफ अ टाइगर्स हेड एक चीते का सिर का निशान उस पर बना हुआ था। आपने देखा होगा कि जैसे रेमंड का कपड़ा है तो उसमें रेमंड की स्टाम्प लगी होती है, मोहर लगी होती है, तो उसी तरीके से उस पर स्टाम्प लगी हुई थी। एंड स्मेलिंग सो वंडरफुल ऑफ इट्स ड्रेसिंग, और इतनी अच्छी, अच्छा कपड़े में से भी खुशबू आती है ना, तो इतनी अच्छी आश्चर्यजनक खुशबू आ रही थी उस कपड़े में से, उन पोशाकों में से। स्ट्रेट फ्रंट द मिल्स, सीधे मिल के सामने, दैट सिविया कुड हैव स्टूड बाय इट ऑल डे, कि सिविया उसके सामने पूरे दिन खड़ी रह सकती थी अगर कोई उसे खड़े रहने दे उस दुकान में से। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरे दिन वो वहाँ पर खड़ी रह सकती थी। बच्चा होता है ना, उसे हर चीज़ अच्छी लगती है ना, हर चीज़ में एक अट्रैक्शन होता है उसके लिए, तो वैसा ही हाल है सिविया का। बट देयर वर अदर वंडर्स टू सी, लेकिन वहाँ देखने के लिए और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ें थीं, सिर्फ यही चीज़ें नहीं थीं। सैटिन सीवन विद रियल सिल्वर थ्रेड, वहाँ सैटिन के कपड़े थे जिनको, जो कि सीवन मतलब जिन पर कढ़ाई हो रही थी, विद रियल सिल्वर थ्रेड, वास्तव में वास्तविक चांदी के धागों से। टिन ट्रेज फ्रॉम बर्मिंघम, बर्मिंघम से आई हुई टिन की ट्रे थी। एंड अ साड़ी, और एक साड़ी ऐसी थी विच हैड गॉट चिप्स ऑफ लुकिंग ग्लास, उसमें के दर्पण के टुकड़े लगे हुए थे, एम्ब्रॉयडर्ड जो कढ़ाई में जड़े हुए थे, इनटू द बॉर्डर किनारे पर। देखा होगा आपने, ऐसी साड़ियाँ आती हैं जिनमें कांच जड़ा होता है। शी जॉइंड द क्राउड राउंड अ कश्मीरी ट्रैवलिंग मर्चेंट, शी जॉइंड द क्राउड, और वो भीड़ में शामिल हो गई। राउंड कश्मीरी ट्रैवलिंग मर्चेंट, एक कश्मीरी व्यापारी था जो घूम घूम कर व्यापार करते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, गली में बेचने आते हैं, कई बार शॉल और पश्मीना शॉल बेचने आते हैं। तो उसके साथ भीड़ में खड़ी हो गई। ऑन हिज वे, जो कि अपने रास्ते पर था, टू द बंगलौज, बंगलों में मतलब बड़े बड़े लोग ही तो खरीद पाते हैं, ये पश्मीना शॉल आती हैं, बहुत महंगी शॉल होती हैं, है ना, हम भी खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते उनको। तो बंगलों की तरफ जा रहा था, भाई बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वही खरीद पाते हैं, तो उधर जा रहा था। तो भीड़ लगी हुई थी उसके आसपास, लोग देखते तो हैं ही, भले ही खरीद ना पाए, लेकिन देखने का मन तो करता ही है ना, तो उसी भीड़ में वो भी शामिल हो गई। ही वॉज शोइंग डॉन कलर्ड सिल्क, वो दिखा रहा था डॉन कलर्ड यानी भोर का जो रंग होता है, सुबह का रंग कैसा होता है, लालिमा लिए होता है। डॉन क्या होती है, सुबह होती है, मॉर्निंग, जब पौ फूटती है ना, आकाश में पूरी तरीके से रोशनी नहीं होती, पौ फटती है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, तो उस कलर का सिल्क वो दिखा रहा था, रेशम। दैट पोर्ड लाइक क्रीम, जो कि ऐसे सरकता था जैसे कि क्रीम हो, मतलब एकदम मक्खन की तरह सरकता था। एंड ही हैड गॉट अ लिटिल लॉक्ड चेस्ट, और उसके पास एक छोटी सी ताला लगी हुई चेस्ट, माने वो रखते हैं ना, एक पैसे रखने के लिए एक अलमारी सी छोटी सी रखते हैं, बक्सा सा, तो वैसा बक्सा था उसके पास। विद टर्कॉइजेस एंड ओपल्स इन इट, और उसमें क्या जड़े हुए थे, टर्कॉइज। टर्कॉइज क्या होता है, एक कीमती पत्थर होता है, ग्रीनिश ब्लू उसका कलर होता है, उसको हिंदी में फिरोज़ा बोलते हैं, हिंदी क्या उर्दू में बोलते हैं, उर्दू हिंदी जो भी है उसका नाम फिरोज़ा है, उसको हम लोग फिरोज़ा बोलते हैं। और कलर उसका कैसा होता है, ग्रीनिश ब्लू होता है। और क्या थे उसमें, ओपल्स भी जड़े हुए थे इनेट, उस बक्से में ओपल्स जड़े। तो ओपल्स ये भी पत्थर है, लेकिन ये दूधिया रंग का होता है, इसको हिंदी में पोल की बोलते हैं, है ना। तो ये पत्थर उस पर जड़े हुए थे उस बक्से पे जिसमें वो पैसे रखता था। बेस्ट ऑफ ऑल, और सबसे अच्छा, अ बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स देखा उसने, विच जो कि व्हेन यू प्रेस्ड इट, जब आप उसको दबाओ, अ बेल टिंकल्ड, एक घंटी बजती थी। एंड अ येलो वुडन चिकन, और एक पीले रंग का वुलन, अच्छा वुडन नहीं है, वुलन ऊन का चिकन यानी चूजा, जम्प्ड आउट,
कूद कर बाहर निकलता था। देखा होगा ये आपने, है ना, उस डिब्बे को या बटन दबाओ ना, एकदम से खुलता है और चूजा फुल से निकल के कूदता है उसमें से, ऊन का बना हुआ चूजा। तो ये उसको बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा। देयर वॉज नो एंड, कोई अंत ही नहीं था, टू द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के आश्चर्यों का। यानी बाजार में तो एक से एक ज्यादा आश्चर्यजनक चीजें थीं और उन आश्चर्यों का कोई अंत ही नहीं था। हम भी बहुत छोटे थे तो नुमाइश जाते थे, एग्जीबिशन लगती थी अलीगढ़ में, अभी भी लगती है, अब तो खैर लोग कम जाते हैं। तो हर चीज़ को देखकर इतना आश्चर्य होता था, इतना अच्छा लगता था, हर चीज़ अट्रैक्ट करती थी जब हम छोटे बच्चे थे। और छोटे बच्चों को अभी भी करती हैं, हमेशा करती हैं, क्योंकि उस वक्त इमेजिनेशन होती ही अलग तरीके की है। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, इस संसार का रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है और फिर चीज़ों में वो अट्रैक्शन नहीं रहता, खिलौनों में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता हमारे लिए। तो अब सिबिया की जो एज है उसमें हर चीज़ वंडरफुल है, ये पूरी दुनिया वंडरफुल है, संसार आश्चर्य से भरा हुआ है। बट सिबिया, लेकिन सिबिया इन ऑल हर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी अपनी पूरी जिंदगी में, अपने जन्म से लेकर मौत तक, वॉज मार्क्ड फॉर वर्क, काम करने के लिए बनी थी। ये चीज़ आपको नोट करनी है ना। हम बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, माँ बाप उनका ख्याल रखते हैं, है ना। लेकिन ये जो बच्ची है अपने जन्म से लेकर मौत तक केवल काम के लिए बनी थी, ऐसी जगह वो पैदा हुई थी। आपने और बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ जो ऐसे ही होते हैं, बेचारे होश संभालते ही काम में लग जाते हैं। Since she could toddle, जब से उसने चलना सीखा था। टॉडलर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो चलना सीखते हैं, तो जब से उसने चलना सीखा। She had husked corn, हस्क कॉर्न माने अनाज होता है, और हस्क होता है उसका छिलका उतारना, और उसको पीट के हवा में फैला के, जब हवा चल रही होती है तो उसको बरसाते हैं हवा के सामने, तो उससे छिलका अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है। तो उसने अनाज को छिलके से अलग किया था। एंड गैदर्ड स्टिक्स, और उसने लकड़ियाँ बीनी थी, यानी ईंधन के लिए लकड़ियाँ बीननी होती हैं। अब हमारे यहाँ तो ऐसे थोड़ी ना, आप लोगों तो जहाँ रहते होंगे वहाँ गैस पे आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी, या फिर इंडक्शन चलता होगा घर में, और बहुत सारे संसाधन आ गए हैं, लेकिन उसको बेचारी को ईंधन के लिए लकड़ियाँ बीननी पड़ती थी। गैदर्ड स्टिक्स एंड पुट डंग टू ड्राई, और गोबर को सुखाने रखती थी। डंग गोबर होता है, और पुट डंग टू ड्राई, गोबर के उपले बनाए जाते हैं, कंडा पाथना बोलते हैं कुछ, और या फिर उपले बोलते हैं। तो वो गोबर के उपले बनाती थी और उनको सुखाती थी। एंड कुक्ड, और वो भोजन भी पकाती थी। एंड वीडेड, वीडेड माने जो निराई करते हैं खेतों में, खरपतवार बीनते हैं, तो वो निराई भी करती थी, खरपतवार भी बीनती थी। एंड कैरिड, और उनको ले जाती थी। एंड फेज्ड, और लाती थी वाटर, पानी। तो ये क्या ये खरपतवार है, उनको बीनना, ले जाना और पानी लाना। एंड कट ग्रास, और घास काटती थी फॉर फूडर, चारे के लिए। ये सारे काम उसको करने पड़ते थे जब से उसने होश संभाला था। शी वॉज गोइंग विद हर मदर। अब जहाँ कहानी चल रही है वहाँ देखिए, ये तो सब एक फ्लैशबैक में आपको बता दिया कि ये सब कुछ हो चुका है, हुआ है। और अब देखिए फिर कहानी आगे आ रही है। शी वॉज गोइंग विद हर मदर, वो अपनी माँ के साथ जा रही थी। एंड सम अदर विमेन, और कुछ दूसरी महिलाओं के साथ, नाउ अब, टू गेट पेपर ग्रास, यानी वो पेपर ग्रास काटने के लिए, जिससे कि कागज़ बनाया जाता है, वो घास काटने के लिए जा रही थी। अक्सर जो बांस होता है, बांस की जो पत्तियां होती हैं उनसे कागज़ बनाया जाता है, बहुत सारे होते हैं, तो पेपिरस होता है उससे बनाई जाती है। तो वो पेपर ग्रास काटने के लिए जा रही थी। फ्रॉम द क्लिफ्स माने चोटियों से, एबव द रिवर नदी के ऊपर। तो नदी के ऊपर जो चोटियां थी वहां पर पेपर ग्रास थी, और उसको काटने अपनी माँ और दूसरी औरतों के साथ वो जा रही थी। When you had enough of it, तो जब काफ़ी घास कट जाया करती थी, you could take it down,
तो उसको आप ले जा सकते थे बाय बुलक कार्ट, बैलगाड़ी से, टू द रेल हेड। यानी वो जो रेल हेड अभी मैंने आपको बताया जो आखिरी स्टेशन होता था जहाँ पर कस्बे में, एंड सेल इट, और उसको बेच सकते थे टू द एजेंट, उस एजेंट को, हु वुड अरेंज, जो कि व्यवस्था किया करता था, फॉर इट्स डिस्पैच, इसको बाहर भेजने की, टू द पेपर मिल्स, कागज की मिलों में। तो इन लोगों का काम था घास को काटना और गठरियाँ बांध के ले जाना और बैलगाड़ी से ले जाना और वहाँ पर एजेंट तक पहुँचाना, एजेंट उसको आगे भेज देता था। द विमेन ऑफन टॉयल्ड, ये महिलाएं ऑफन अक्सर, टॉयल्ड माने कठिन परिश्रम किया करती थी, ऑल डे, पूरे दिन, एट दिस वर्क, इस काम में, यानी इस घास को काटने में, एंड द एजेंट सेट, और जो एजेंट होता था वो बैठा करता था ऑन सिल्क कुशंस, मखमल के, मलमल के, रेशम के गद्दों पर, स्मोकिंग अ हुक्का, हुक्का पीते हुए, है ना, एजेंट के मजे थे। ये महिलाएं तो बेचारी दिन भर काम करती थीं और एजेंट मजे से रेशम के गद्दों पर बैठ के हुक्का पिया करता था। सच थॉट्स, ऐसे विचार, डिड नॉट ट्रबल, परेशान नहीं करते थे सिबिया, सिबिया को, हाउएवर, किंतु, एज शी स्किप्ड अलोंग, जब वो कूदती हुई, उछलती हुई जाती थी, विद हर सकल, अपना हंसिया लेकर, एंड होम मेड हे फोर्क बिसाइड हर मदर। और भाई ये जो हे फोर्क है ये आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं होगा, इसको बोलते हैं गांव में सांकी। एक लकड़ी होती है, मतलब लाठी होती है और उसमें आगे दो फोर्क निकले होते हैं, है ना, मुड़े हुए दो कीलें सी लगी होती हैं, उससे क्या है भूसा, फूस, घास, उसको इकट्ठा करा जाता है, समेटा जाता है ना। हाथ से समेटेंगे तो हाथों में चुभेगा वो, तो इसकी मदद से, सांकी की मदद से उसको कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। आपके मम्मी पापा को आप पूछेंगे तो वो भले बता दें, या फिर दादी बाबा आपके बता दें कि इसको सांकी बोलते हैं गाँव में। तो ये जब जाते थे, तो सिबिया जब जाती थी इन लोगों के साथ, तो उसके हाथ में एक तो शकल होता था, हंसिया होता था, और होममेड हे फोर्क, और ये घर में बनी हुई सांकी होती थी, बिसाइड हर मदर, है ना, अपनी मम्मी के वो साथ चलती थी। यू कुड स्किप ऑन द वे आउट, यानी जब आप जा रहे होते थे तो आप रास्ते पर उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए जा सकते थे, स्किप माने कूदना, उछलना। बट नॉट ऑन द वे बैक, लेकिन लौटते वक्त नहीं, बट नॉट ऑन द वे बैक, वापस आते वक्त नहीं उछल कूद सकते थे। क्यों? When you ached with tiredness, क्योंकि उस वक्त एक माने दर्द होना, with tiredness माने थकान से, इतना काम करके, इतनी सारी घास काट के दर्द हो रहा होता था हाथ पैरों में थकान से। And there was a great load to carry, और साथ में ऊपर गट्ठर सर पर लदा होता था, ग्रेट लोड, बहुत बड़ा गट्ठर, टू कैरी, ले जाने के लिए सर पर लदा होता था। तो जाते वक्त तो ये उछलती कूदती नाचती जाते थे, लेकिन लौटते वक्त ऐसा नहीं करते थे क्योंकि थके हुए होते थे और सिर पर गट्ठर लदा होता था। सम ऑफ द वीमेन वर वियरिंग नेकलेसेस, उनमें से कुछ औरतें नेकलेस मतलब गले में हार पहने हुई थी, माला पहने हुई थी, मेड आउट ऑफ लाल लाल बीजेस, जो कि मेड आउट मतलब बनी हुई थी किस चीज़ की, लाल लाल बीजों की बनी हुई थी। द शाइनी स्कारलेट सीड्स, शाइनी चमकते हुए, स्कारलेट मतलब लाल रंग के, सीड्स बीज। ब्लैक वन एंड, एक ओर को जो काले होते थे एक तरफ से, दैट ग्रू एवरीवेयर, जो हर जगह उगते थे, इन द जंगल, जंगल में। आपने भी शायद देखे हों, लाल लाल बीज होते हैं, बड़े सॉलिड होते हैं, उनमें छेद करके माला बना ली जाती है। तो उन्हीं बीजों की बनी हुई ये माला पहने हुई थी महिलाएं। इट वॉज बेस्ट टू हैव न्यू नेकलेसेस ईच ईयर, और ये सबसे अच्छा होता था कि हर साल एक नई माला बना ली जाए इन बीजों की, इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर्स फेडेड वंस, इंस्टेड ऑफ माने बजाय, लास्ट ईयर्स पिछले साल के, फेडेड वंस माने मुरझाए हुए। तो वक्त के साथ वो बीजों की चमक कम हो जाती है, तो पिछले साल के मुरझाए हुए बीजों की माला पहनने से बेहतर ये था कि हर साल एक नई माला बना ली जाए। एंड सिबिया वॉज मेकिंग वन टू, और सिबिया भी एक ऐसी ही माला बना रही थी। हाउ नाइस इट वॉज, कितना बढ़िया था, गोइंग टू बी
to hear that rattling swish around her neck as she froused along with lots of necklaces. थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपके वर्ड, चलिए देखिए अभी क्लियर हो जाएंगे। तो कितना हाउ नाइस इट वॉज, कितना अच्छा होता था ये। गोइंग टू बी हियर, टू हियर मतलब कि सिबिया सोच रही थी कि ये कितना अच्छा होगा कि हम सुने, क्या सुने, दैट रैटलिंग स्विश, रैटलिंग माने वो तो खरखराहट, स्विश सरसराहट, तो वो जो हल्की आपस में बीजों की टकराने की आवाज़ होती है, माला की टकराने की, वो रैटलिंग स्विश उसके लिए नाम आया है, सरसराहट खरखराहट। राउंड हर नेक, अपनी गर्दन के चारों ओर, वो सोच रही थी कितनी अच्छा लगेगा। एज शी फ्राउज्ड अलोंग विद लॉट्स ऑफ नेकलेसेस, जब, एज बने जब, शी फ्राउज्ड अलोंग वो झूमती हुई जाएगी विद लॉट्स ऑफ नेकलेसेस, ढेर सारे मालाओं के साथ, यानी अपने गले में ढेर सारी मालाएं पहनेगी, फिर झूमती हुई चलेगी, तो वो आपस में टकराएंगी, उनकी खड़खड़ाहट सरसराहट की उनकी जो आवाज़ है वो सुनने में कितना अच्छा लगेगा। हो गया क्लियर? बट ईच सीड, लेकिन हर बीज, हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह कठोर था, हैड टू बी ड्रिल्ड, उसको क्या करना होता था, छेद करना था उसमें। ड्रिल माने छेद करना, ड्रिल मशीन होती है ना, आपने देखी होगी, घर में होगी आपके, तो उसमें छेद करना होता था विद अ रेड हॉट नीडल। अब किसकी मदद से, हमारी तरह उन पर ड्रिल मशीन तो थी नहीं, कैसे करना होता था, रेड हॉट नीडल से, लाल गरम सुई से, सुई को आग में गरम किया तो वो एकदम लाल हो गई और फिर आराम से उसमें घुस जाती थी बीज में, तो उसे छेद करना होता था। एंड द फैमिली नीडल वॉज स्नैप्ड, और क्या हुआ था कि जो घर की सुई थी परिवार की, वो स्नैप्ड माने वो टूट गई थी। सो इसलिए शी मस्ट वेट, उसको इंतजार करना था, टिल दे कुड बाय एनदर, जब तक कि वो एक और नई सुई ना खरीद लें। अब गरीब के लिए भाई नई सुई खरीदना भी इतना आसान नहीं है, हालांकि सुई कोई महंगी नहीं आती, लेकिन जिस कंडीशन में ये है उसमें उनको इंतजार करना है नई सुई खरीदने का, ये नहीं कि आज ही खरीद लाए। ओ फॉर स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ ग्लास एंड बीड्स, anklets, earrings, nose rings, bangles, all the gorgeous dazzle of the bazaar, all her little golden body decorated. ये एक विश है सिबिया की। ये जो पूरा सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस ही है, ये तीनों लाइंस का, तो ये उसकी विश है कि काश, ओ फॉर इस तरीके से जब सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, काश, अरे काश। एक फॉर स्ट्रिंग्स मतलब मालाएं होती, धागे होते, एंड स्ट्रिंग्स ऑफ ग्लास एंड बीड्स, वो कांच के, मोतियों के, एंकलेट्स, एंकलेट्स होती हैं पाजेब, पाजेब होती, ईयर रिंग्स होते कान में, मतलब कुंडल होते, नोज रिंग्स होती, नथुनी बोलते हैं नोज रिंग्स को, बेंगल्स होती, चूड़ियाँ होती, ऑल द गॉर्जियस डेजल, वो सारा चमकता दमकता, गॉर्जियस माने वैभवशाली, शानदार, डेजल माने चमकता दमकता, ऑफ द बाजार, वो सारा बाजार, ऑल हर लिटिल गोल्डन बॉडी डेकोरेटेड, और उसका छोटा सा सुनहरी शरीर काश उन सब चीज़ों से डेकोरेटेड होता, मतलब कि सजा हुआ होता। तो ये एक विश है उसकी। चैटरिंग एज दे वेंट, चैटरिंग बातचीत करते हुए जब वो जाती थी, द विमेन फॉलोड द डस्टी ट्रैक टुवर्ड द रिवर, तो वो जा रही थी महिलाएं, और द विमेन फॉलोड, वो महिलाएं जा रही थी, द डस्टी मतलब धूल से भरे हुए ट्रैक, रास्ते पर, टुवर्ड द रिवर, नदी की ओर। ऑन देयर वे, अपने रास्ते में, दे पास्ड, वो गुजरती थी, अ गुजर एनकेम्पमेंट, यानी गुजरों का, यहाँ पर जो गुजर हैं वो बंजारे हैं, तो उनके एनकेम्पमेंट, यहाँ वो कहीं भी अपना टेंट लगा लेते हैं, कहीं भी डेरा डाल लेते हैं, तो वो एनकेम्पमेंट का मतलब डेरा, तो वो एक गुजरों के डेरा से गुजरती थी। ऑफ ग्रास हट्स, और वो डेरा किसका था, गुजरों का, वो घास की कुटिया,
घास की झोंपड़ियों का था। वेयर दीज नोमैडिक ग्रेजियर्स, वेयर जहाँ दीज, ये नोमैडिक माने जो घुमंतू होते हैं, एक जगह नहीं रहते, कभी यहाँ डेरा डाल लिया कभी वहाँ डेरा डाल लिया, तो उनको नोमैडिक बोलते, घुमंतू। ग्रेजियर्स, ग्रेज माने चरना होता है, घास चरना, तो ग्रेजियर्स यानी जो अपने जानवरों को चराते थे। ये लोग जानवर भी पालते हैं, तो ये घुमंतू और जानवर पालने वाले, जानवरों को चराने वाले, वुड लिव, रहा करते थे, फॉर अ टाइम, एक समय के लिए, अनटिल, जब तक के, देयर एनिमल्स, उनके जानवर, हैड परहैप्स फिनिश्ड, शायद ख़त्म नहीं कर लेते थे, ऑल द ईजी ग्रेजिंग विद इन रीच, यानी जितनी भी उसके आसपास की चरने लायक घास होती थी, जमीन होती थी, तो वहाँ की पूरी वनस्पति को नहीं चर लेते थे। और दे वर नॉट एबल, या फिर वो कामयाब नहीं होते थे, टू सेल, बेचने में, एनफ ऑफ देयर वाइट बटर एंड वाइट मिल्क, काफ़ी सारा अपना सफ़ेद मक्खन और सफ़ेद दूध, इन द डिस्ट्रिक्ट, उस क्षेत्र में। और देयर वॉज नो वन टू बाय, या फिर कोई नहीं होता था खरीदने के लिए, द यंग मेल बफेलोज, जो उनके जवान मेल बफेलो माने भैंसा होते थे, फॉर टाइगर बेट, यानी एक टाइगर को चारा डालने के लिए, टाइगर्स को फंसाने के लिए, बेट क्या होता है, किसी भी जानवर को फंसाने के लिए जो चारा होता है, तो चारे के रूप में इन मेल बफेलोज को प्रयोग किया जाता है, तो कोई उसको खरीदने वाला नहीं होता था। तो ये लोग जो बंजारे हैं, ये जो गुजर हैं, ये वहाँ कैंप लगाते थे, कैंप लगा के अपना वहाँ पर जानवरों को चराते थे और अपना दूध मक्खन बेचते थे, और अपने भैंसा जो होते थे, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं होते, भैंस तो दूध देती है, लेकिन मेल बफेलो जो है वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, तो उसको बेच दिया करते थे टाइगर बेट के रूप में। तो जब ये सारी सुविधाएं किसी जगह पर ख़त्म हो जाती थी, मान लीजिए उस जगह जो घास है चरने लायक वो ख़त्म हो गई, अब उनका काफ़ी मक्खन और दूध बिक नहीं रहा पर्याप्त, या फिर उनके जो मेल बफेलोज हैं उनको कोई खरीद नहीं रहा, तो फिर वो उस जगह को छोड़ देते थे। वहाँ तभी तक रहते थे जब तक ये सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल रहती थीं। और परहैप्स अ कैटल टाइगर वॉज, या फिर कब छोड़ते थे, एक और वजह होती थी उस जगह को छोड़ने की, कि परहैप्स अ कैटल किलिंग टाइगर, कभी कभी ऐसा होता था कि उनके जानवरों को मारकर खाने वाला कोई बाघ वहाँ पर आ जाता था, वॉज मेकिंग अ न्यूइसेंस, माने उनके लिए परेशानी खड़ी करता था, न्यूइसेंस माने परेशानी, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को उनकी परेशानी की वजह बना देता था, तो फिर उस जगह को छोड़ देते थे। देन दे वुड मूव ऑन, तब वो फिर उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाया करते थे। सिबिया ग्लांस्ड, सिबिया ने नज़र डाली, एट द गुजर विमेन, उन गुजर महिलाओं पर, एज शी वेंट पास्ट, जब वो वहाँ से गुजरती थी तो उन पर नज़र डालती हुई जाती थी। दे वो ट्राउज़र्स, वो ट्राउज़र्स पहनती थी, यानी शलवार आप कह सकते हैं, सलवार पहनती थी, टाइट एंड रिंकल्ड, वो उनकी जो सलवार होती थी टाइट होती थी और रिंकल्ड यानी उस पर चुन्नटें पड़ी होती थी, एट द एंकलेट्स, एंकल्स माने जहाँ पर ये जो जॉइंट होता है नीचे फुट और लेग के बीच का जो जॉइंट होता है वो एंकल होता है, उसी पर एंकलेट जो पाजेब पहनी जाती है वहीं पर पहनी जाती है। तो वहाँ पर तो उनकी सलवार टाइट होती थी और बाकी ढीली होती थी, है ना। एंड इन देयर ईयर्स लार्ज सिल्वर रिंग्स, और उनके कानों में बड़े बड़े बाले होते थे चांदी के, मेड आउट ऑफ मेल्टेड रूपीज, और वो किसके बने होते थे, पिघलाकर जो रुपए हैं, पहले चांदी के सिक्के चलते थे तो चांदी के रुपयों को पिघलाकर बनाए गए वो रिंग्स होते थे, ईयर रिंग्स। एंड वन ऑफ देम वॉज क्लिंकिंग, और उन महिलाओं में से एक क्या कर रही थी, क्लिंकिंग माने खड़का रही थी, आवाज कर रही थी, अ स्टिक, एक छड़ी को, अगेंस्ट द बिग ब्रास घड़ास, एक बड़े से ब्रास के पीतल के घड़ा से, यानी पीतल के घड़े में जब लकड़ी मारते हैं तो वो आवाज करता है। इन विच दे फेच्ड वाटर, जिसमें कि वो पानी लाया करती थी, फ्रॉम द रिवर, नदी से, फॉर द कैंप, कैंप के लिए, टू सी विच वन वॉज एम्प्टी। तो ये जो बजा रही है घड़ा को एक लकड़ी से,
पीतल के घड़े को बजा रही है। किस लिए बजा रही है? टू सी, ये देखने के लिए, विच वंस वर एम्प्टी, कि उनमें से कौन से घड़े खाली थे। तो जब आप बजाते हैं, आप घर पे करके देखिएगा ये एक्सपेरिमेंट, एक लोटा या कोई भी डिब्बा आपके पास हो वो खाली रखिएगा और एक भर के रखिएगा, तो दोनों की साउंड अलग होती है। जो भरा होता है उसकी आवाज़ थोड़ी हैवी होती है, भारी होती है, और जो खाली होता है उसकी तीखी आवाज़ होती है, शार्प आवाज़ होती है, टन 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 करके वो ज़्यादा ज़ोर से बजता है, और जो भरा हुआ होता है वो उतनी आवाज़ नहीं करता। तो एक महिला एक डंडी से पीतल के इन घड़ों को बजा रही थी। द मैन एंड बॉयज वर आउट ऑफ कैंप। जो पुरुष थे, मर्द और लड़के थे, वो कैंप से बाहर थे। जस्ट नाउ, इस वक्त, विद द हर्ड, यानी अपने हर्ड माने जो जानवरों का झुंड है उसको चराने के लिए बाहर गए थे। और गॉन टू द बाजार, या फिर वो लोग बाजार गए थे, टू सेल, बेचने के लिए, प्रोड्यूस, अपने उत्पादों को, यानी वही जो मक्खन बेचते हैं, घी बेचते हैं या दूध बेचते हैं, तो जो प्रोड्यूस है, उत्पाद हैं उनके, बेचने गए थे। बट 1 or 2 बफेलोज वर स्टैंडिंग अबाउट, लेकिन 1 या 2 भैंसें वहाँ पर खड़े हुए थे। बफेलो या मेल बफेलो या फीमेल बफेलो, भैंसें खड़ी हुई थी, फीमेल होंगी। क्रीचर्स ऑफ ग्रेट वेट नोजेस, तो ये जो भैंसें थी कैसे थे? क्रीचर्स माने प्राणी, ऑफ ग्रेट, बड़ी, वेट, गीली, नोजेस, नाकों वाली, आपने देखा होगा उनकी नोज गीली रहती है। एंड मूविंग जॉज, और चलते रहने वाले जबड़े, उनके वो जुगाली करते रहते हैं ना, अपना भोजन एकदम से पहले तो भर लेते हैं, गले में एक थैली होती है वहाँ पर, और फिर थोड़ा थोड़ा भोजन वापस मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं, तो उसको जुगाली करना बोलते हैं। तो वो मूविंग जॉज यानी अपने जबड़े चलाते रह रही थी वो भैंसें। एंड गॉन्ट ब्लैक बोन्स, और उनकी पीली, गॉन्ट माने पीली, ब्लैक माने काली, बोन्स माने हड्डियां थीं। तो ये उनकी दांतों के लिए भी आ सकता है कि उनकी जो हड्डियां थीं, दांत जो थे वो भी तो बोन से ही बने होते हैं, तो वो काले और पीले थे। ठीक है। द गुजर्स वर जंगलीज, तो ये जो गुजर लोग थे वो जंगली लोग थे। एज सिविया वॉज टू, जैसा कि सिविया भी थी। बॉर्न एंड ब्रेड इन द फॉरेस्ट, जो कि पैदा हुए थे और जिनका पालन पोषण हुआ था जंगलों में। फॉर काउंटलेस सेंचुरीज, यानी काउंटलेस, अनगिनत, सेंचुरीज, शताब्दियां, तो अनगिनत शताब्दियों तक देयर 4 बियर्स, 4 बियर्स मतलब 4 फादर्स, उनके जो पूर्वज थे, हैड लिव्ड, रहे थे, लाइक दिस, इसी तरीके से। गेटिंग देयर लिविंग फ्रॉम एनिमल्स, यानी वो अपनी, गेटिंग देयर लिविंग माने अपनी जीविका कमाते थे, फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से, फ्रॉम ग्रास, घास से, एंड ट्रीज, और पेड़ों से। एज दे स्क्रैच्ड, जैसा कि वो खुरचते थे, इकट्ठा करते थे, देयर फूड टुगेदर, अपने भोजन को साथ में मिलकर, एंड स्टोर्ड, और इकट्ठा करते थे, उसको स्टोर करके रखते थे, संग्रहित करते थे, देयर सब्सटेंस, अपने सामान को, इन लार्ज हर्ड्स, यानी बड़े बड़े समूहों में, हर्ड माने वैसे जानवरों का झुंड होता है, तो बड़े बड़े झुंडों में। एंड सिल्वर ज्वेलरी, और उनके पास क्या हुआ करता था? चांदी के आभूषण हुआ करते थे। दे वर, ये लोग थे, मैन, जो मनुष्य, इन द वॉन्डरिंग पेस्टोरल एज, मतलब इस आधुनिक युग में भी वो किस युग के मनुष्य थे? घुमंतु जो पेस्टोरल एज था, यानी आदिवासी जो युग था, जब मनुष्य घूमता रहता था, यानी इस सभ्य समाज के बनने से पहले मनुष्य के बहुत सारे युग हुए हैं ना, आदि मानव के, तो उस युग में आज भी ये रह रहे थे। किस युग में? वॉन्डरिंग पेस्टोरल एज, घुमंतु देहाती युग में। नॉट स्टोन एज हंटर्स, वो
स्टोन एज के यानी पाषाण काल के शिकारी नहीं थे। एक युग हुआ है ना आदिमानव का, जब आप विकास पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा, क्लास 6 में 7th में पढ़ाया जाता है, तो उसमें एक स्टोन एज था जिसको पाषाण काल बोलते हैं हिंदी में। जब मनुष्य शिकारी था, पत्थर के हथियार बनाता था और उनसे जानवरों को मारता था। कभी पहले उनका कच्चा मांस ही खाता था, बाद में आग का आविष्कार किया तो मांस को पका कर खाने लगा। तो वो ये जो लोग हैं वो स्टोन एज हंटर्स तो नहीं थे, नॉट स्टोन एज हंटर्स, पाषाण काल के शिकारी तो नहीं थे। एंड नॉट येट कल्टिवेटर्स, लेकिन अभी तक वो कल्टिवेटर भी नहीं बने थे। कल्टिवेटर माने कृषि, तो कृषि करने वाले, खेती करने वाले भी नहीं बने थे। मनुष्य का जो जीवन है इस विकास के काल में स्थायी कब हुआ? एक जगह पर मनुष्य ने रहना कब शुरू किया? जब उसने कल्टीवेशन शुरू कर दिया, यानी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया। उससे पहले मनुष्य घुमंतु था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता ही रहता था। पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल कई भागों में बांटा गया है उस युग को। तो मनुष्य स्थायी रूप से जब रहने लगा तो जब वो कल्टीवेटर्स हो गई। लेकिन ये लोग अभी भी स्थायी रूप से नहीं रहते हैं क्योंकि ये कल्टीवेटर्स नहीं हैं अभी तक। हालांकि पाषाणकालीन शिकारी भी नहीं है लेकिन कल्टीवेटर्स भी नहीं है। तो वो किस एज को बिलोंग करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है ना, किस युग को वो बिलोंग करते हैं? वो वॉन्डरिंग पेस्टोरल एज को बिलोंग करते हैं। फिर Now there was the river twinkling between the trees, sunlit beyond dark trunks. तो अब ये महिलाएं जा रही हैं, तो ये यहाँ क्या है? Now there was the river, अब यहाँ पर नदी थी, ट्विंकलिंग जो कि चमक रही थी, टिमटिमा रही थी, बिटवीन द ट्रीज, पेड़ों के बीच में, इसके दोनों ओर पेड़ हैं। सनलिट यानी सूरज की रोशनी से सूरज की रोशनी उस पर आ रही थी। बियॉन्ड डार्क ट्रंक्स, और वो रोशनी किधर थी? बियॉन्ड मतलब थोड़ा दूर थी, डार्क माने काले, ट्रंक्स जो तने हैं, पेड़ों के जो तने हैं उनसे दूर थी। दे कुड हियर इट रशिंग अलोंग, दे कुड हियर वो सुन सकती थी, इट इसको रशिंग अलोंग मीन्स दौड़ते हुए, बहते हुए, यानी नदी की आवाज जो है, कलकल की आवाज पानी की, वो सुनाई दे रही थी। द विमेन केम आउट ऑन द शोर, महिलाएं किनारे पर आईं। एंड मेड फॉर द स्टेपिंग स्टोन्स, और जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं, जिन पत्थरों पर वो कदम रख के उसको पार करती हैं, चलती हैं, वो वहां पर आईं स्टेपिंग स्टोन्स की तरफ। दे हैड प्लेंटी टू लाफ एंड बिकर अबाउट, यानी उनके पास दे हैड प्लेंटी, उनके पास बहुत सारी बातें थी, टू लाफ हंसने के लिए, एंड बिकर अबाउट माने झगड़ने के लिए, आपस में शोर शराबा करने के लिए। एज दे अप्रोच द रिवर, जब वो नदी की तरफ जा रही थी, इन अ नोइजी क्राउड, एक शोर वाली भीड़ की शक्ल में। दे गर्डेड अप देयर स्कर्ट्स, उन्होंने क्या किया? अपनी जो स्कर्ट्स थी नीचे से उठाकर, अपने जो लहंगे हैं पहन रखे हैं वो नीचे से, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो वो भीग जाएंगे ना पानी में, तो उन्होंने गर्डेड अप माने ऊपर को उठा के उनको बांध लिया। सो एज टू जंप फ्रॉम स्टोन टू स्टोन, ताकि वो आराम से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूद सकें। एंड दे क्लैंक्ड देयर सकल्स, और वो क्या कर रही थी? अपने सकल्स माने वही जो हंसिए हैं, एंड फोर्क्स, और उनके जो फोर्क है, मैंने आपको इसका मतलब बताया था, सांकी बोलते हैं इसको गांव में, तो उनको वो क्या कह रही थी? क्लैंक्ड माने झनका रही थी, खड़का रही थी, उनकी आवाज कर रही थी, आपस में टकरा रही थी। टुगेदर, साथ में, ओवर देयर शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर, टू हैव ईज ऑफ मूवमेंट्स, जिससे वो आसानी से चल सकें, गति कर सकें। दे शाउटेड देयर क्वेरल्स, और वो जोर जोर से झगड़ रही थी, मतलब आपस में जो बात कर रही थी इतनी जोर जोर से कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे झगड़ रही थी। एबव द गश ऑफ द रिवर, तो नदी का जो पानी की आवाज थी, गशिंग साउंड जो नदी की थी, कलकल की जो आवाज थी पानी की, वो उससे, उस आवाज से ऊपर की आवाज में, है ना, उस आवाज से ऊंची आवाज में वो आपस में झगड़ रही थी, बात कर रही थी। क्यों कर रही थी? उसकी एक वजह भी है, खूब जोर जोर से, तो अपने वो भी खड़का रही हैं, अपने जो सांकी है और जो अपने हंसियां हैं उनको भी जोर जोर से खड़का रही हैं, और खूब जोर जोर से बातें भी कर रही हैं। तो एक और वजह है उसकी, क्या है? नॉइज फ्राइटन्स क्रोकोडाइल्स,
शोर डरा देता है मगरमच्छों को। द बिग मगर डिड नॉट मूव, वो बड़ा मगरमच्छ नहीं हिला। एंड ऑल द विमेन क्रॉस्ड इन सेफ्टी, और सारी औरतें सुरक्षित रूप से नदी पार कर गईं टू द अदर बैंक, और दूसरे किनारे पहुंच गईं। हियर दे हैड टू क्लाइम, अब यहां दूसरे किनारे पर पहुंचकर, नदी को पार करके दूसरे किनारे पहुंचकर उनको क्या करना होता था? दे हैड टू क्लाइम, उनको चढ़ना पड़ता था। अ स्टिल हिल साइड, एक शांत घाटी में, मतलब पहाड़ी पर, टू गेट एट द ग्रास, जो जिस घास को वो काटती हैं पेपर ग्रास, उसको पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उस घास तक पहुंचने के लिए उनको एक पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता था। बट ऑल फेल टू with a will and sliced away at it wherever there was foothold to be had. बट लेकिन ऑल, ये सभी औरतें फेल टू विद अ विल, यानी उस घास को काटने में लग जाती थीं, चढ़ जाती थीं विद अ विल, अपनी इच्छा शक्ति से, एंड स्लाइस्ड अवे, और काट लेती थीं, एट इट, उसको यानी घास को, पेपर ग्रास को, वेयर एवर, जहां कहीं भी, देयर वॉज फुट होल्ड, यानी उनको पैर रखने की जगह मिल जाती थी, वॉज फुट होल्ड टू बी हैड, यानी जहां भी उनको प्राप्त हो जाता था पैर रखने की, पैरों को टिकाने की जगह, वहां पर वो काटना शुरू कर देती थी पेपर ग्रास को। डाउन बिलो देम, और वो तो पहाड़ी पर काम करती थी, और उनके नीचे, बिलो देम, रेन द ब्रॉड रिवर, वो चौड़ी विशाल नदी बहती रहती थी। पोरिंग पावरफुली आउट फ्रॉम इट्स डीप नैरो पूल्स अमंग द कोल्ड क्लिफ्स। पोरिंग पावरफुली, यानी बहुत तेजी से पानी लुढ़काती हुई उस नदी में। क्या है, आपने अगर कहीं भी ऋषिकेश या उधर की तरफ गए हों, पहाड़ों की तरफ जहां से गंगा निकलती है, गंगोत्री, यमुनोत्री, उधर गए हों, तो आप ने सुना होगा, देखा होगा कि पानी बहुत जोर का शोर करता है और बहुत तेजी से बहता है। आप वहां पर एक बाल्टी नहीं भर सकते, एक बोतल नहीं भर सकते पानी की, बह जाएंगे, इतनी तेज बहाव होता है वहां पर पानी का। तो ऐसे ही ये नदी पोरिंग पावरफुली, बहुत ताकतवर तरीके से पानी उसमें बहता था। आउट फ्रॉम इट्स डीप नैरो पूल्स, इसके जो डीप गहरे, नैरो में सकरे, पूल्स वो तालाब थे। मतलब तालाब क्या थे, जहाँ जो स्रोत होता है नदी का, उद्गम स्थल होता है। जैसे गंगा नदी जो निकलती है तो गंगोत्री उसका उद्गम स्थल है, वैसे ही यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री उसका उद्गम स्थल है। तो वो उसके लिए पूल शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। तो वो बहुत सकरा सा होता है, वहां पर नदी पतली होती है ना, बहुत पतला सा रास्ता होता है और बहुत तेज बहाव होता है। मैदानों में आके एकदम चौड़ाई हो जाती है, नदी फैल जाती है पूरे में। तो वहां पर से पानी निकल रहा था बहुत सकरे स्थान से, अमंग द कोल्ड क्लिफ्स, उन ठंडी चोटियों से। कोल्ड ठंडी और क्लिफ्स माने चोटियों से। एंड शेडोज, और वहां पर जो परछाइयां थी वहां से। स्प्रेडिंग इनटू वार्म शैलोज, स्प्रेडिंग वो वहां पर फैल रहा था, इनटू वार्म शैलोज, यानी जहां आप नीचे को आते हैं तो पानी वहां पे थोड़ा उथला हो जाता है और वहां पर थोड़ी गर्माहट हो जाती है। ऊपर चोटियों पे ठंड होती है ना, जैसे आप उधर ऋषिकेश और ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे पहाड़ियों पर चढ़ते जाएंगे वैसे वहां पर कोल्ड क्लिफ्स होती हैं, और नीचे आते जाते हैं तो थोड़ा सा वार्मथ आती जाती है। तो वहां पर आके वो नदी फैल रही थी, लिट बाय किंगफिशर्स, और वहां पर किंगफिशर, ये चिड़ियां होती हैं, वो वहां पर बैठी हुई थी उस नदी में। ग्रेट टर्टल्स लिव्ड देयर, और वहां पर क्या थे, बहुत बड़े बड़े टर्टल, कछुए रहते थे। एंड महसीर, और महसीर ये एक खाने लायक मछली होती है, इसको खाया जाता है। तो महसीर मछलियां होती थी, वेइंग मोर देन 100 पाउंड्स, और उन इतनी भारी भरकम मछलियां थी ये कि उनका वजन 100 पाउंड से भी ज्यादा था, है ना, यानी 40-50 किलो की मछली मान लीजिए। क्रोकोडाइल्स टू, और यहाँ मगरमच्छ भी थे। समटाइम्स यू कुड सी देम, समटाइम्स कभी कभी यू कुड सी देम, आप उनको देख सकते थे। लाइंग आउट, मतलब पड़े हुए, लेटे हुए, ऑन दो स्लैब्स ऑफ क्ले ओवर देयर, वो जो वहां मिट्टी के ढेर होते थे, ऑन दो स्लैब्स ऑफ क्ले, मिट्टी के ढेर होते थे ओवर देयर, वहां पर।
बट देयर वर नन टू बी सीन एट द मोमेंट, लेकिन इस वक्त, इस पल यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वेयर सिबिया वॉज वर्किंग, जहां सिबिया काम कर रही थी, विंड कमिंग अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ ट्रीज कूल्ड हर स्वेटिंग बॉडी। वहां विंड, हवा आ रही थी, कमिंग अक्रॉस द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, सैकड़ों मील दूर से, ऑफ ट्रीज, पेड़ों में से होकर, कूल्ड, वो ठंडा कर रही थी, हर स्वेटिंग बॉडी, यानी उसके पसीना बहाते हुए शरीर को, एंड शी कुड लुक डाउन ओवर द रिवर, और वो नदी के ऊपर देख सकती थी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, नदी की ओर देख सकती थी, एज इफ शी वर अ बर्ड, जैसे कि वो एक चिड़िया हो। ऑल्दो, हालांकि, शी डिड नॉट डेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट, उसकी हिम्मत नहीं थी कि एक पल के लिए भी अपना काम रोक दे, अंडर हर मदर्स आई, क्योंकि उसकी माँ की नजरें उसके ऊपर थीं, है ना, माँ डांट देती थी। हर इमेजिनेशन टुक हर इन स्वीपिंग फ्लाइट, लेकिन अब काम रोक के तो नहीं देख सकती वो उस नदी को ऊपर से, क्योंकि माँ डांटेगी। तो वो क्या करती थी, हर इमेजिनेशन, उसकी जो कल्पना थी, टुक हर, वो उसको ले जाती थी, इन स्वीपिंग फ्लाइट, एक लंबी ऊंची उड़ान की ओर, ओवर द ब्राइट वाटर, उस चमकते हुए पानी के ऊपर, एंड गोल्डन एयर, और सुनहरी हवा में, टू द बैंक्स, उन किनारों पर, वेयर शी हैड प्लेड एज अ चाइल्ड, जहाँ वो एक बच्ची के रूप में खेली थी। तो बेचारी अब तो इसको फुर्सत नहीं मिलती कि खेले, नदी के किनारे देखे, नदी के पानी को देखे, तो वो अपनी कल्पनाओं में ही वहाँ उड़ती रहती थी, कल्पना की उड़ान भरती रहती थी उस नदी के ऊपर, उस नदी के चमकते हुए पानी के ऊपर, है ना। माँ बिल्कुल फुर्सत उसको इजाज़त नहीं देती थी। इन दोज कैवलेट्स, केव गुफा होती है, केवलेट्स माने छोटी छोटी गुफाओं में, गड्ढों में, अबव द हाई वाटर मार्क, वो जो ऊंचे पानी का एक चिन्ह था, खतरे का निशान होता है, तो उसके ऊपर वहाँ पर ऑफ द हाईएस्ट फ्लड, यानी सबसे ऊंची बाढ़ का जो निशान था, तो वहाँ थोड़े केवलेट्स सी बन गई थी, गुफाएं सी थी। वहाँ पे क्या था, शी हैड स्टोर्ड, उसने इकट्ठे कर रखे थे, सम लिटिल बाउल्स, कुछ छोटे छोटे बाउल्स, मोल्डेड ऑफ क्ले, जो उसने मिट्टी से बनाए थे, है ना, मिट्टी के उसने कटोरियाँ बनाई थी, उनको इकट्ठा कर रखा था। वाइल दे हार्डेंड, जब वो सूख रहे थे, जब वो कठोर हो गए थे। If there were anything that could be used for coloring, they would look fine painted and marigolds and elephants. अब वो सोच रही थी कि मैंने वो जो छोटे छोटे मिट्टी की कटोरियाँ बनाई हैं, इफ़ देयर वर एनीथिंग, अगर काश कोई चीज़ ऐसी मिल जाए, दैट कुड बी यूज, जिसको मैं प्रयोग कर सकूं, फॉर कलरिंग, उनमें रंग भरने के लिए, दे वुड लुक फाइन, तो वो बड़े बढ़िया लगेंगे। पेंटेड, उन पर पेंट करके, है ना, विद मैरीगोल्ड्स, और मैरीगोल्ड गेंदा होता है, गेंदे का फूल, तो उन पे मैं गेंदे के फूल पेंट कर दूं, एंड एलिफेंट्स, और उन पे हाथी पेंट कर दूं, काश कुछ मिल जाए, ऐसा रंग मिल जाए मुझे। अब वो ऐसा सोच रही है, और तो चाइल्ड, बिटिया, यानी उसकी माँ की आवाज़ आई। द शार्प वर्ड, द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस पुल्ड सिबिया बैक टू वर्क एंड दे टॉयल्ड ऑन। अब वो इन सब चीज़ों को सोच रही थी, और थोड़ा सा धीमे हो गई होगी, है ना, कल्पना में खो गई अपनी, कि काश वहाँ पे थोड़ा सा काम करने को, थोड़ी सी मुझे रंग मिल जाए तो मैं ये कर लूँ। तो इतने में उसकी माँ चिल्ला पड़ी, और द शार्प वर्ड, ये बड़ा तीखा शब्द था, बड़ी जोर से बोला गया शब्द था, और क्या था, द ग्लेयर ऑफ हर मदर्स एंग्री, ग्लेयर माने आँख निकाल के, है ना, आँख निकालना, ऑफ हर मदर्स एंग्री स्वेटिंग फेस, और उसकी माँ का जो गुस्से से भरा हुआ, पसीने से भरा हुआ चेहरा था, है ना, तो वो चमक रहा था, ग्लेयर को आप चमक भी बोल सकते हैं, तो वो चमक रहा था। पुल्ड सिबिया बैक टू वर्क, और ये वो चेहरा और ये शब्द सिबिया को वापस काम पर खींच लाए, एंड दे टॉयल्ड ऑन, और वो दोनों वो काम करने लगी। अब काम करने के बाद फिर, बट लेकिन एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक, अब वापस जाने का समय हो गया। टू सी देयर एनिमल्स
एंड द इवनिंग मील, क्योंकि भाई घर जाकर जानवरों को भी तो देखना है ना, उनको चारा देना, सानी देना, उनका दूध निकालना, उनका गोबर पातना, ये ढेर सारे काम होते हैं। जानवर जिनके यहाँ रहते होंगे उनको मालूम होगा, पहले हमारे यहाँ भी रहते थे तो हमको अच्छे से मालूम है, ढेर सारा काम होता है। तो भैया अब इनको वापस भी तो जाना था घास का गट्ठर लेके, और शाम का भोजन भी बनाना। आदमी तो बनाएंगे नहीं, आदमी भी काम करके आते हैं, औरतें भी काम करके आती हैं, लेकिन भोजन बनाना तो औरतों का ही काम है ना। तो इवनिंग मील भी देखना है, शाम का भोजन भी देखना है। द लोडेड विमेन सेट आउट, तो गट्ठर लाद लाद के ये औरतें चल पड़ी। टू क्रॉस द रिवर अगेन, अब वापस इनको नदी पार करनी थी गठरी घास की लाद के। सिबिया हंग बैक, सिबिया थोड़ा सा पीछे रह गई, है ना, बच्ची तो है ही, अब थोड़ा सा होती है ही बच्चों के अंदर, तो वो थोड़ा सा पीछे रह गई। शी वुड जस्ट डॉडल अ विट, वो थोड़ा सा कभी कभी, डॉडल माने समय बर्बाद करना, तो ऐसे ही मस्ती करती हुई थोड़ा सा कभी कभी समय बर्बाद कर लेती थी। एंड रन, और फिर दौड़ लेती थी। बच्चों को देखा होगा, बच्चे पीछे रह जाएंगे फिर दौड़ के आएंगे, फिर पीछे रह जाएंगे फिर दौड़ के आएंगे, तो ये उनका तरीका होता है बच्चों का। तो ऐसे ही वो करती थी, थोड़ा सा वक्त बर्बाद करके पीछे रह जाती थी, फिर दौड़ लेती थी। एंड सी इफ द लिटिल क्ले कप्स वर स्टिल देयर इन द केव, और इसमें मौका वो उसने निकाला ये देखने के लिए कि वो उस गुफा में अभी भी वो रखी हुई हैं क्या कटोरियाँ जो उसने मिट्टी की बनाई थी। वेटिंग टू बी पेंटेड एंड यूज्ड, क्या वो कटोरियाँ अभी भी इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उन पर रंग करे और उनको प्रयोग करे। ऑल्दो द विमेन वर नाउ टायर्ड एंड लोडेड, हालांकि ये जो औरतें थीं अब थकी हुई थीं और भारी वजन से लदी हुई थीं। दे स्टिल टॉक्ड, वो अभी भी बात कर रही थीं, है ना, बात करना जरूरी होता है एक दूसरे से। दोज इन फ्रंट, वो औरतें जो कि आगे आगे चल रही थीं, येल्ड, वो चिल्ला रही थीं, टू दोज, उन पर, बिहाइंड, जो पीछे चल रही थीं। दे क्रॉस्ड द रिवर सेफली, उन्होंने नदी पार की सुरक्षित तरीके से। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई। अप द ट्रैक, उधर रास्ते की ओर। इनटू द ट्रीज, पेड़ों में, पेड़ों के बीच से जो रास्ता था। ऑन द अदर साइड, यानी किनारे की दूसरी ओर। इवन देयर वॉइसेस डाइड अवे, यहां तक कि उनकी आवाजें आनी भी बंद हो गईं। साइलेंस फेल, एकदम शांति छा गई। अब सिबिया क्या है, पीछे रह गई है, बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई है। देखिए तो सिबिया केम डाउन एलोन टू द स्टेपिंग स्टोन्स, सिबिया अकेली आई उन स्टेपिंग स्टोन्स पे, यानी वही पत्थर जिन पे कदम रख के वो चलती हैं, नदी पार करती हैं। द लाइट ऑफ इवनिंग वॉज स्ट्राइकिंग अप द गोर्ज पिंक इनटू द अल्ट्रावायलेट शेडोज, तो द लाइट ऑफ इवनिंग, जो शाम की रोशनी थी, वॉज स्ट्राइकिंग अप, वो जैसे कि तीर फेंक रही थी, किरणें आ रही थी। अब द गोर्ज, गोर्ज क्या है, तंग घाटी होती है ना, तो तंग घाटी की ओर। पिंक यानी गुलाबी, इनटू द अल्ट्रावायलेट शेडोज, यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी शेडोज, परछाइयाँ। तो वहाँ पर जो परछाइयाँ पड़ रही थीं वो पराबैंगनी थी, अल्ट्रावायलेट थी और पिंक कलर की। ये रोशनी अलग अलग देखी होगी आपने, शाम के वक्त ऐसी रोशनी होती है। और गोर्ज माने तंग घाटी, जो पतली घाटी होती है। नाउ दैट द सन वॉज ऑफ इट, अब क्योंकि सूरज इससे दूर जा चुका था। द वॉटर पोर्ड ऑलमोस्ट इनविजिबल, तो जो पानी था वो लगभग अब अदृश्य रूप से बह रहा था। एमंग द स्टोन्स, इन पत्थरों के बीच। विद नो रिफ्लेक्शन, और उसमें कोई परछाई नहीं पड़ रही थी। टू शो, ये दिखाने के लिए, वेयर इट बिगिनिंग, कि पानी कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। सिबिया स्टेप्ड ऑन टू द फर्स्ट स्टोन, सिबिया ने पहले पत्थर पर कदम रखा। शी वॉज हैवीली वेटेड, उसके ऊपर बहुत भारी वजन लदा हुआ था। हर मसल्स स्ट्रेच्ड, उसकी मांसपेशियां खिंची हुई थीं। एंड एकिंग, और दर्द कर रही थीं। द हे फोर्क स्क्वीक्ड, हे फोर्क वही जो मैंने आपको बताया ना, सांकी,
जिसमें कि 2 फोर्क निकले होते हैं ना, आगे 2 शार्प फोर्क होते हैं। तो वो सांकी स्क्वीक्ड मीन्स वो आवाज़ कर रही थी इन द पैक्ड ड्राई ग्रास, बंधी हुई सूखी घास में। एंड डग इनटू हर कॉलर बोन, और वो उसकी जो कॉलर बोन थी उस पे उसे टकरा रही थी, है ना, जैसे कंधे पे रख गई तो चल रही थी, उसको सांकी कंधे पर थी और उसमें उससे टकरा के उससे आवाज़ कर रही थी जो घास लदी हुई थी, और उसकी कॉलर बोन में जैसे घुसी जा रही थी। सो क्लोज अंडर द स्किन, इतनी करीब उसके त्वचा के, खाल के। इन स्पाइट ऑफ द साड़ी बंस्ड अप टू मेक अ पैड, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद के जो साड़ी थी उसकी, उसने बंस्ड अप, उसको मोड़ के एक ढेर सा बना के, टू मेक अ पैड, एक पैड बना लिया था, मीन्स एक गद्दा सा बना लिया था कि जिससे वो चुभे ना उसके गर्दन में, तो भी वो चुभ रही थी। When she was halfway over, जब उसने आधा रास्ता तय कर लिया, she put her load down, उसने अपना जो वजन था, गठरी थी, नीचे रख ली, on a big boulder, एक बड़े से पत्थर पर, to rest, आराम करने के लिए, and leaned, और झुक गई, breathing, सांस लेती हुई, on the fork, अपनी सांकी पर। At the same moment, इसी पल, a गुजर वुमन, एक गुजर औरत, came down, नीचे आई, with 2 घड़ाज, 2 घड़े लेकर, to the water, पानी की ओर, on the other side, दूसरी ओर। In order to get the good clear water, यानी अच्छा साफ पानी प्राप्त करने के लिए, which would quickly fill, जो कि जल्दी से भर देता, both घड़ाज, दोनों घड़ों को, to the top, ऊपर तक, without sand, बिना मिट्टी के, she walked onto the stepping stones, वो उन stepping stones यानी उन्हीं पत्थरों के ऊपर चली, वो जो गुजर महिला है। She was within a yard, वो 1 गज दूरी पर थी, of the crocodile, उस मगरमच्छ के, when he lunged at her, जब वो उस पर झपट पड़ा। Up out of the darkling water, यानी अप एकदम ऊपर को, आउट ऑफ द डार्कलिंग वाटर यानी काले पड़ते हुए पानी से, अब क्योंकि रोशनी तो रही नहीं तो वो अंधेरा छा रहा है, तो उस अंधेरे पानी से ऊपर को, हीव्ड द ग्रेट रेप्टाइल, हीव्ड माने उछला, द ग्रेट रेप्टाइल, वो भारी भरकम रेंगने वाला प्राणी यानी कि मगरमच्छ, वाटर स्लशिंग ऑफ हिम, पानी छप छपाता हुआ, गिरता हुआ, ऑफ हिम, उसके ऊपर से, हिज लिविड जॉज यॉनिंग, उसके भारी भरकम जो जबड़े थे वो फैल गए थे, खुले हुए थे, एंड ऑल हिज टीथ फ्लैशिंग, और उसके सारे दांत चमक रहे थे, एज ही स्लैश्ड एट हर लेग, जब वो उसकी टांग पर झपटा। द वुमन स्क्रीम्ड, वो महिला चिल्लाई, चीखी, ड्रॉप्ड बोथ ब्रास पॉट्स, दोनों पीतल के घड़े उसके हाथ से गिर पड़े, विद अ क्लैटर, और बड़े जोर का शोर हुआ, ऑन द बोल्डर, उस पत्थर पर, फ्रॉम वेंस दे बाउंस्ड, जहां से वो उछल गए, टू द वाटर, और उछल कर पानी में गिर गए। एंड सिबिया सॉ, और सिबिया ने देखा, सॉ देम बॉब अवे, उनको उछलकर जाते हुए, इन द करंट, उस धारा में। ओ द 2 गुड वेसल्स गॉन, अरे 2 अच्छे खासे घड़े चले गए, है ना। अब देखिए इनको इटैलिक्स में लिखा हुआ है इन शब्दों को, है ना, कि अब ऐसे टाइम में जहाँ जान जा रही हो वहाँ घड़ों की कौन परवाह कर रहा है, लेकिन तब भी ऐसा लगा सिबिया को कि देखो 2 घड़े अच्छे खासे चले गए, या फिर उसको महिला को लगा, या किसको लगा ऐसा, ये जो एक्सप्रेशन है, अरे 2 अच्छे खासे घड़े चले गए, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में घड़े बह जाते, हाथ से छूटकर गिर जाते, तब तो चलो ये नुकसान था, लेकिन यहाँ जब जान पे आ पड़ी है तब 2 घड़ों की कौन परवाह कर रहा है। लेकिन फिर भी राइटर ने ये सेंटेंस लिखा है और इसीलिए इटैलिक्स में लिखा है कि एक तरीके से आयरनिकल है ना, आयरनी होती है ना
तो ये आयरनिकल है कि देखो 2 अच्छे खासे बर्तन चले गए हाथ से। द गुजर वुमन रिकॉइल्ड फ्रॉम द क्रोकोडाइल। अब जो गुजर महिला थी उसने जो क्रोकोडाइल से रिकॉइल किया, मतलब वापस उछली उससे छूटने के लिए। बट हिज जॉज क्लोज्ड ऑन हर लेग, लेकिन उसके जबड़े क्रोकोडाइल के एकदम क्लोज्ड माने कस दिए उसने ऑन हर लेग, उसकी टांग पर कस के जकड़ लिया। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, एज शी स्लिप्ड, जब उसका पैर फिसला, एंड फेल और गिर पड़ी वो, ऑन द बोन ब्रेकिंग, हड्डियों को तोड़ डालने वाले स्टोन पत्थर पर, एंड क्लच्ड और उसने कसकर पकड़ लिया, वन ऑफ द टिम्बर, एक लकड़ी को, मतलब वही जो बहते हुए लट्ठे आ रहे हैं नदी में, उसको पकड़ लिया, टिम्बर लॉग्स, टू सेव हर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उस औरत ने कस के एक मोटे लट्ठे को, गट्ठर को पकड़ लिया। द लॉग जैम्ड, और वो जो लट्ठा था फंस गया, बिटवीन 2 बोल्डर्स, 2 पत्थरों के बीच में, है ना, जिससे कि वो आराम से उसकी पकड़ मजबूत हो गई, वरना लट्ठा तो बहता चला जाता ना, लेकिन वो 2 पत्थरों के बीच में फंस गया और उस लट्ठे को इस औरत ने पकड़ लिया। विद द वुमन क्लिंगिंग टू इट एंड स्क्रीमिंग, और वो औरत उस लट्ठे को पकड़ के उसके चिपकी रही, एंड स्क्रीमिंग और चिल्लाती रही, वाइल द क्रोकोडाइल पुल्ड ऑन हर लेग, जबकि वो मगरमच्छ उसकी टांग को खींचता रहा, थ्रैशिंग हिज माइट टेल, थ्रैशिंग और छपछपाता रहा अपनी माइट टेल, मतलब अपनी भारी भरकम पूंछ को, बैंग बैंग, दाएं दाएं, टू एंड फ्रो, इधर से उधर, इन ग्रेट स्मैकिंग फ्लेल्स, और ग्रेट मतलब बहुत तगड़ी, स्मैकिंग माने मारती हुई, फ्लेल्स होती है मूसल, जैसे मूसल होती है ना, भारी भरकम मूसल को कोई उठा उठा के मार रहा हो, ऐसे ही उसकी जो पूंछ है दाएं दाएं, छपाक छपाक, ऐसे इधर से उधर आवाज कर रही है, वो खींचे जा रहा है उसकी टांग को और अपनी पूंछ को दाएं दाएं मारता जा रहा है पानी में। एज ही ट्राइड टू ड्रैग हर फ्री, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था उसको खींचने की, कि वो छूट जाए, उसके हाथ से जो लट्ठे की पकड़ है वो छूट जाए, एंड कैरी हर ऑफ, और वो उसको खींच ले जाए, डाउन इनटू द डीप ऑफ द पूल, उस गहरे जो तालाब है, गहरी जो नदी है उसमें नीचे की ओर खींच ले जाए उसको। वो इस कोशिश में लगा हुआ है क्रोकोडाइल। ब्लड स्प्रेड एवरीवेयर, चारों तरफ खून ही खून फैल गया। सिबिया स्प्रिंग, सिबिया एकदम से उछली, उतरी। फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर शी केम लीपिंग लाइक अ रॉक गोट, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर उछलती हुई, लीपिंग माना उछलती हुई, वो आई, लाइक अ रॉक गोट, चट्टानों पर जैसे चढ़ने वाली बकरी हो, बकरी उछलती कूदती ऐसे चट्टानों पर कूदती फिरती है ना, वैसे ही आई वो। समटाइम्स इट हैड सीम डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज स्टोन्स, कभी कभी इन पत्थरों को पार करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, स्पेशली खास तौर पर द बिग गैप इन द मिडल, जो बड़ा गैप था, खाली जगह थी बीच में, वेयर द रिवर कोर्स्ड थ्रू लाइक अ बल्ज ऑफ ग्लास, जहां से होकर नदी बहती थी एक कांच के गोले की तरह, ढेर की तरह। बट नाउ, लेकिन इस वक्त, शी केम ऑन विंग्स, वो ऐसे आई उड़ते हुए जैसे कि उसको पंख लग गए हों, चूजिंग हर फूटिंग इन मिड एयर, और उसके पैर तो जैसे बीच हवा में चल रहे थे, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, बिना इसके बारे में सोचे हुए भी, एंड इन वन मोमेंट, और एक ही पल में, शी वॉज बिसाइड द श्रीकिंग वुमन, वो उस चीखती हुई महिला के करीब आ गई। इन द बॉइलिंग ब्लडी वाटर, उस उबलते हुए खून से सने हुए पानी में, द फेस ऑफ द क्रोकोडाइल, उस मगरमच्छ का चेहरा, फॉसेंड राउंड हर लेग, उसकी टांग के चारों ओर कसा हुआ था, वॉज टगिंग टू एंड फ्रो, इधर से उधर हिल रहा था, एंड स्माइलिंग, और मुस्कुरा रहा था। यानी ऐसे में भी ऐसा, उसकी जो बनावट ही ऐसी है क्रोकोडाइल के चेहरे की, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रहा हो वो। His eyes rolled on to सिबिया, अब घूमती हुई उसकी आंखें सिबिया की ओर पहुंची। One slap of the tail could kill her, अगर एक धापड़ पड़ जाए उसकी पूंछ का तो सिबिया मर जाएगी, यानी कमजोर सी तो है ही वो लड़की। He struck, उसने चपाक मारा, up shot the water,
और पानी ऊपर को उछला 20 फीट, 20 फीट, एंड फेल लाइक अ सिल्वर चेन, और ऐसे नीचे गिरा जैसे कि एक चांदी की जंजीर हो। अगेन, फिर से, द रॉक जम्प्ड अंडर द ब्लो। द रॉक मतलब एक चट्टान भी जम्प्ड अंडर, नीचे गिर पड़ी टूट के, द ब्लो यानी इस वार के। बट इन द डेली हीरोइज्म ऑफ द जंगल, लेकिन रोजाना की जो जंगल में वो हीरोइज्म उनको दिखानी पड़ती थी, ताकत दिखानी पड़ती थी, भाई इनकी तो लाइफ ही ऐसी है। एज कॉमन एज अ थॉर्न ट्री, मतलब उस सामान्य तरीके से जैसे कि एक कांटेदार पेड़ हो। सिबिया डिड नॉट हेजिटेट, सिबिया बिल्कुल भी नहीं झिझकी। शी एम्ड, उसने निशाना लगाया, एट द रेप्टाइल्स आईज, इस मगरमच्छ की आंखों पर। विद ऑल द फोर्स, जितनी भी ताकत थी पूरी समेट कर, ऑफ हर लिटिल बॉडी, उसके छोटे से शरीर की पूरी ताकत समेट कर, शी ड्रोव द हे फोर्क, उसने अपनी सांकी मारी एट द आईज, उसकी आंखों पर। एंड वन प्रॉन्ग वेंट इन, और उसमें से एक जो फोर्क था ना, ऐसे ऐसे, ये मान लो ये पेन ही है, ये आगे से शार्प हो और ये आंख में घुस जाए, तो एक जो फोर्क था वो उसका वो घुस गया राइट इन, सीधा आंख में, दाएं से ऐसे करके। वाइल इट्स स्पीयर स्क्रैच्ड पास्ट ऑन द हॉर्नी चीक, और जो दूसरा था, मतलब दो फोर्क में दो है ना, उसमें हे फोर्क में सांगी में दो फोर्क होते हैं, तो एक तो सीधा आंख में घुस गया, और दूसरा जो था इसके पेयर का, वो क्या है, स्क्रैच, खुरसता चला गया ऑन द हॉर्नी चीक, उसका जो मजबूत सींग जैसा चीक था, उसका गाल था, उसको खरोंचता चला गया। द क्रोकोडाइल रियर्ड अप इन कन्वल्जन, अब भाई आंख में एकदम से ऐसे मान लीजिए घुस जाए तो क्या होगा, कन्वर्जन, चक्कर ही खा जाएंगे ना, तो वो एकदम से चक्कर खा के घूमा। टिल हाफ हिज लिजर्ड बॉडी वॉज आउट ऑफ द रिवर, और इतना ऐसे वो करके घुमा उछला कि जब तक आधा उसका शरीर पानी से ऊपर नहीं हो गया, नदी के ऊपर नहीं हो गया। The tail and nose nearly meeting over his stony back, और ऐसे वो मुड़ गया, ऐसे चक्कर आए उसको कि उसकी जो पूंछ थी और उसकी जो नोज थी नियरली मीटिंग, लगभग एक दूसरे को छू गई, ओवर हिज स्टोनी बैक, उसकी पत्थर जैसी पीठ पर ऐसे मुड़ा वो। देन ही क्रैश्ड बैक, तब वो वापस उछला, एक्सप्लोडिंग द वाटर, पानी में धाएं से आवाज करते हुए, एंड इन एन अप्रोर ऑफ ब्लडी फोम ही डिसअपियर्ड, और उस खूनी झाग में, उसमें शोर में, ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। ही वुड डाई, उसे मरना था, ही वुड डाई, वो मर गया होगा, मतलब ये है कि उस वक्त तो भाग गया वहां से और बाद में वो मर गया। नॉट येट, अभी तो नहीं मरा, but presently though his death would not be known for days, लेकिन प्रेजेंटली अभी दो, हालांकि his death, उसकी मौत, would not be known, किसी को नहीं पता चलेगी, for days, काफी दिनों तक, not till his stomach, और तब तक पता नहीं चलेगी जब तक कि उसका जो पेट है blown with gas, गैस से ना भर जाएगा, floated him, और भर के उसको ऊपर नहीं तैरा देगा, यानी जब वो मर जाएगा, डेड बॉडी तो ऊपर तैरती ही है किसी की भी, सही। इस वक्त तो जैसे आदमी डूबता है, मान लीजिए आदमी डूब के मर जाता है, तो उस वक्त तो उसकी बॉडी नहीं तैरती, बाद में वो डेड बॉडी फूल जाती है और तैरती है, तो उसकी मौत भी तभी पता चलेगी जब उसकी बॉडी फूल जाएगी और तैरेगी। देन परहैप्स ही वुड बी फाउंड अपसाइड डाउन, तब शायद वो उल्टा पड़ा हुआ मिलेगा, है ना, अपसाइड डाउन, ऊपर का जो साइड है वो नीचे होगी। अमंग द लॉग्स, उन लट्ठों के बीच में, एट द टिम्बर बूम, यानी वो जो लकड़ियों का ढेर है वहां पर वो मिलेगा। विद पस इन हिज आई, और उसकी आंख में पस पड़ गया होगा, मवाद पड़ गया होगा, क्योंकि आंख फोड़ दी है सिबिया ने। अब ये तो हो गया, ये तो गया, अब क्या हुआ, सिबिया गॉट हर आर्म्स, सिबिया ने अपनी बाहें डाली राउंड द फेंटिंग वुमन, उस
बेहोश होती हुई औरत के चारों ओर, एंड समहाउ और किसी तरीके से ड्रैग्ड हर उसको खींच कर लाई फ्रॉम द वाटर पानी से। शी स्टॉप्ड हर वुंड्स उसने उसके घाव रोके, क्योंकि उनमें से खून बह रहा था तो उनको रोका, विद सैंड बालू से, एंड बाउंड दैम और उन घावों को बांध दिया, विद रैग अपने चिथड़े से, अपनी जो साड़ी है उसके पट्टी से, एंड हेल्प्ड हर होम और उसको सहारा देकर घर ले गई, टू द गुजर एनकैम्पमेंट गुजरों की उस बस्ती में, वेयर द मैन जहां मर्दों ने, मेड अ लिटर टू कैरी हर टू समवन फॉर ट्रीटमेंट। मेड अ लिटर मतलब उनकी भीड़ आ गई, टू कैरी हर उसको ले जाने के लिए, या फिर उन्होंने व्यवस्था की ले जाने के लिए, टू समवन यानी किसी के पास, फॉर ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए। इस लिटर वर्ड के कई मीनिंग हैं, जैसे पुआल जो होती है उसको बिछाना, उसका बिछौना बनाना, या फिर यहाँ पर जो उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाने के लिए जो डोली सी टाइप की लकड़ी आपस में बांध के, उस पर रस्सी बांध के उसमें लटका के बिठा के, या फिर एक टोकरी रख के टोकरी में उसको बिठा के ले जाने के लिए, तो उस तरीके की व्यवस्था की। तो लिटर का मतलब यहाँ पर वो भी है, डोली बनाई उसके लिए। Then Sylvia went back for her grass and suckle and fork, और उसको वहाँ पहुँचाने के बाद सिविया वापस गई अपनी घास लाने के लिए, क्योंकि वो तो वहीं रह गई थी, उसकी घास वहीं रह गई, सकल उसका हंसिया वहीं रह गया, एंड फोर्क उसकी सांकी भी वहीं रह गई, तो उसको लेने वापस गई। द फोर्क वॉज लाइंग इन द रिवर, और वो उसकी सांकी नदी में पड़ी हुई थी, नॉट कैरिड अवे लकीली, और खुशनसीबी की बात यह है, सौभाग्य की बात यह है कि वो बहकर नहीं गई पानी के साथ। एंड एज शी बेंट टू पिक इट अप, और जब वो झुकी उस सांकी को उठाने के लिए, आउट ऑफ द वाटर पानी से बाहर निकालने के लिए, शी सॉ द ब्लू बीड, उसने वो नीला मोती देखा। नॉट ब्लू नाउ, इस वक्त तो वो नीला नहीं दिख रहा था, क्योंकि भाई शाम ढल चुकी है, अंधेरा सा हो चुका है। विद द सन नियरली गॉन, क्योंकि सूरज लगभग जा चुका था, इसलिए वो नीला नहीं दिख रहा था। बट अ नॉन कलर वाइट ब्लू, लेकिन एक बिना रंग का सा सफेद और हल्का नीला सा मतलब दिख रहा था वो। एंड इट्स शेप वॉबलिंग, और उसकी जो शेप थी, उसकी जो शक्ल थी वो क्या थी, थोड़ी सी वॉबलिंग मतलब हिल डुल रही थी, इन द मूवमेंट गति में। पानी बह रहा है तो बहते हुए पानी में कोई चीज़ पड़ी हो, आप डाल के भी देख लेना, तो उसकी शेप वो नहीं रहती जो रियल शेप होती है, तो वो हिलती डुलती है। तो उस मूवमेंट में, उस गति में ऑफ द स्ट्रीम यानी धारा की, शी रीज्ड हर आर्म डाउन इनटू अ यार्ड ऑफ द कोल्ड सिल्क वाटर टू गेट इट, और उसने अपनी शीज धराम उसने अपनी बाह फैलाई, डाउन नीचे को, इनटू द यार्ड उस गज में, यानी 1 गज की लगभग दूरी थी, और 1 गज, ऑफ द कोल्ड सिल्क वाटर उस ठंडे रेशमी पानी में, टू गेट इट इस ब्लू बीड को उठाने के लिए। मिसिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो वो उसके हाथ से निकल गया, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से, यानी प्रकाश का अपवर्तन हो गया, रिफ्रैक्शन, तो उसकी वजह से वो उसके हाथ से निकल गया। देन देयर इट ले, और फिर वो था, इन हर वेट पाम, उसकी गीली हथेली में, परफेक्ट एकदम पूर्ण, इवन पियर्स्ड, और यहाँ तक कि उसमें छेद भी था, रेडी फॉर यूज, प्रयोग के लिए तैयार था। छेद करना पड़ता है ना सुई से, है ना, और सुई उसके घर की टूट चुकी है और नई सुई खरीदने के लिए अभी पैसे नहीं है, लेकिन इसमें तो छेद हो रखा था, तो इवन पियर्स, यहाँ तक कि उसमें छेद था, रेडी फॉर यूज करने के लिए तैयार था। विद द सनसेट शफल्ड अबाउट इनसाइड इट लाइक गोल्ड डस्ट, और जो सूर्यास्त है इसमें इसको ऐसे दिख रहा था, उस जैसे उसके अंदर समा गया था, इसके अंदर समा गया था, लाइक गोल्ड डस्ट, जैसे कि सुनहरी धूल उसमें भरी हुई हो। ऑल हर हार्ट वेंट अप, उसका दिल उछलने लगा, इन फ्लेम्स ऑफ जॉय, खुशी की ज्वालाओं में बल्लियां उछलने लगा, उसका दिल बाग बाग हो गया। आफ्टर अ बिट, थोड़ी देर बाद, शी ट्विस्टेड इट इनटू द टॉप ऑफ हर स्कर्ट, उसने इसको मोड़ कर अपनी स्कर्ट के उसमें खोस लिया ऊपर, अगेंस्ट हर टमी, अपने पेट से चिपकाकर, सो शी वुड नो, ताकि उसको पता चल जाए, इफ इट बर्स्ट थ्रू द पुअर क्लॉथ एंड फेल, अगर कहीं वो
भाई जो कपड़ा है उसका वैसे ही चिथड़ा है, पुराना है, तो उस कपड़े को फाड़ कर, बर्स्ट थ्रू द पुअर क्लॉथ, इस बेचारे कपड़े को फाड़ दे, एंड फेल, और गिर जाए तो उसको पता चल जाए, इसलिए उसने अपने पेट से चिपका कर, सटा कर इसको अपनी स्कर्ट में बांध दिया। Then she picked up her fork and suckle and the heavy grass. अब उसने अपना फोर्क यानी अपनी सांकी उठाई, अपना सकल यानी कि अपना हंसिया उठाया, एंड द हैवी ग्रास, और वो भारी घास उठाई, एंड सेट ऑफ होम, और घर की ओर चल दी। ए वट दे, ए वट दे, ऐसे करके गाती हुई चल दी। Her bare feet smudged out the wriggle mark of snakes in the dust. Her bare feet, उसके नंगे पैर, स्मज्ड आउट का मतलब होता है लीपा पोती कर देना, मेट देना, मिटा देना। आउट द रिगल मार्क, रिगल मार्क क्या होता है, जैसे अगर किसी रेत में होके सांप चल के जाएगा तो ऐसे ऐसे जिगजैग मार्क्स हो जाएंगे ना, तो वो रेंगने के जो चिन्ह थे ऑफ स्नेक्स, सांपों के, इन द डस्ट, धूल में, तो उसके पैरों से वो निशान मिटते जा रहे थे। देयर वॉज द थिन सिंगिंग ऑफ मलेरिया मॉस्किटोज, और अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं वो भी बुन 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 ऐसे करके गा रहे थे। अमंग द ट्रीज नाउ, उन पेड़ों के बीच में। एंड दिस ट्रैक वॉज मच यूज्ड, और ये जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था एट नाइट, रात को, बाय अ मोरोस ओल्ड मकना एलिफेंट। एक मोरोस माने गंभीर तरीके का, और ओल्ड माने बूढ़ा, मकना एलिफेंट होते हैं एक इधर मेल एलिफेंट होता है जिसकी के टस्क नहीं होते, है ना, टस्क लेस होता है मकना एलिफेंट, तो उसका ये रास्ता था, उस पर होके अक्सर वो जाता था। और ये मोरोस क्यों है, मतलब चिड़चिड़ा या सीरियस क्यों है ये, क्योंकि बेचारा बूढ़ा है। द टस्कलेस वन, अच्छा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके टस्क नहीं होते। बट सिविया वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ एनी ऑफ देम, लेकिन सिविया इनमें से किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। भाई हाथी आ जाएगा, उसके लिए खतरनाक हो सकता है ये, तो वो तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रही थी। द स्टार्स केम आउट, तारे निकल आए। शी नोटिस, उसने देखा। ऑन द वे, रास्ते में, बैक, वापस जाते हुए, शी मेट हर मदर, उसको उसकी माँ मिली, आउट ऑफ ब्रेथ, जो कि हाँफ रही थी। कम टू लुक फॉर हर, वो उसको ढूंढने आई थी। एंड स्कोल्डिंग, और उसको डांट रही थी, है ना, घर नहीं पहुंची इतनी देर तक सिविया, तो तो चली तो साथ में थी, अब अचानक से कहाँ गायब हो गई उनको पता ही नहीं चला। अब माँ उसको ढूंढती हुई और हाँफती हुई आई और डांट रही। आई डिड नॉट सी टिल आई वॉज होम, जब तक मैं घर नहीं पहुंची मुझे पता ही नहीं चला दैट यू वर नॉट देयर, कि तुम वहां पर थी नहीं। आई थॉट समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू यू, अब मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हें किसी ने खा लिया। मुझे ऐसा लगा जब मैं घर पहुंची, बिल्कुल पता ही नहीं चला तुम कहाँ गायब हो गई। एंड सिविया, और सिविया बर्स्टिंग विद हर स्टोरी, अपनी कहानी से चिल्लाती हुई, फटी पड़ रही थी अपनी उस कहानी से। क्राइड, चिल्लाई वो भी। समथिंग डिड, हाँ माँ कुछ हो गया था, कुछ हो गया था माँ। आई फाउंड अ ब्लू बीड, मुझे एक नीला मोती मिला। फॉर माई नेकलेस, अपनी माला के लिए, अपने हार के लिए। लुक, देखो माँ, ये रहा, कितना अच्छा है। और देखो तो ये कहानी भी ख़त्म हो गई। और अभी तक आपको डिफ़िकल्ट लगती थी ना, अब तो नहीं लग रही, कितनी आसान हो गई। और आप इसको पढ़िए और अपने साथियों को ज़रूर उनकी भी मदद कीजिए, क्योंकि जैसे आपको कठिन लगी है और आपने इतनी बार रिक्वेस्ट की है मुझसे मैम ये कहानी पढ़ा दीजिए, तो और भी लोग होंगे ना आपके जैसे जिनको ये डिफ़िकल्ट लग रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जैसे मैंने आपकी मदद की, आप भी उनकी जाके मदद करें। तो इसको आप खूब शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, उनकी मदद कीजिए, ठीक है। और एक बात और सुनिए, अगर आपने इसको लोगों को पढ़वाया, अपने साथियों को शेयर किया, तो इनाम आपका ये होगा कि मैं आपकी जो एक और लास्ट कहानी रह गई है उसको भी अपलोड करूँगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने साथियों की, औरों की मदद कीजिए, है ना, सबकी मदद करनी है हमको, ठीक है। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।